बजट में हमने क्या देखा कि सरकार ने अमृत काल के लिए अपनी कुछ प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं, जिनको सरकार ने क्या कहा है, सप्तऋषि का नाम दिया है। ये 7 प्राथमिकताएं हैं जिन पर आगे बढ़कर सरकार जो है वो अमृत काल के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती है। ये क्या थे 7 सप्तऋषियां? पहले जो थे उनका नाम था समावेशी विकास, दूसरे थे अंतिम छोर तक पहुंच, तीसरे थे निवेश एवं अवसंरचना, चौथे थे क्षमताओं को उन्मुक्त करना, पांचवें थे हरित विकास, छठे थे युवा शक्ति और सातवें थे क्या, वित्तीय क्षेत्र। ठीक ना। तो इनमें से 6 ऋषियों के बारे में हमने पिछली क्लास तक चर्चा कर ली थी। आज हम जो है वो हम 7वें ऋषि की बात करने वाले हैं। तो कल तक हमने क्या देख लिया था, हमने देख लिया था कल तक केंद्रीय बजट। केंद्रीय बजट देख रहे थे हम। इसमें से हम सप्तऋषि देख रहे थे। सप्तऋषि देख रहे थे। इन्हीं सप्तऋषि में 6 ऋषियों को हमने देख लिया था। आज 7वें ऋषि की बात है, जो कि कौन है, जो कि है वित्तीय क्षेत्र। जरा देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये वित्तीय क्षेत्र में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इस वित्तीय क्षेत्र को देखने के बाद हम सीधे पहुंच जाएंगे बजट पर, क्या बोलते हैं, टैक्सेशन पर। तो टैक्सेशन में जो है वो बजट से मतलब बजट में टैक्सेशन से संबंधित या करों से संबंधित क्या क्या बदलाव किए गए। ठीक है। उस दिन वाली बीमारी तो नहीं स्टार्ट हो गई? एक सेकेंड, इसको बंद करें। चलिए, तो पिछली क्लास तक हमने कहां तक देख लिया था, हमने देख लिया था कि अमृत पीढ़ी या फिर जिन्हें हम क्या कह रहे थे, युवा शक्ति, युवा शक्ति के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इसी में हमने देखा था प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना 4.0 लॉन्च किया गया है। ठीक ना। इसके बाद हमने देखा था कि टूरिज्म सेक्टर यानी कि पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 50 डेस्टिनेशन ऐसे चुने गए हैं जिनको चैलेंज मोड में डेवलप करने की बात की गई है। अगला हमने देखा था क्या कि स्टेट्स को इनकरेज किया जाएगा कि वो अपने राज्य में कहीं एक जगह यूनिटी मॉल की स्थापना करें, जहां पर क्या हो कि उस राज्य से संबंधित जितने भी ओडीओपी के उत्पाद हैं, इसके अलावा जितने भी जीआई टैग से संबंधित उत्पाद हैं और हस्तशिल्प वगैरह से संबंधित जो भी उत्पाद हैं, इन सबको यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा, इनकी बिक्री वगैरह की जाएगी। ठीक ना। तो ये था यूनिटी मॉल। यूनिटी मॉल के बाद अब हम आते हैं फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि वित्तीय क्षेत्र की तरफ। वित्तीय क्षेत्र में क्या क्या सरकार के प्रयास हैं वो जरा देखिए। क्या बोल रहे हैं, नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना की रजिस्ट्री तैयार करनी है। राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री ये तैयार करनी है। जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य है टू इनेबल एफिशिएंट लेंडिंग, प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इनहेंस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मतलब सूचना की एक रजिस्ट्री तैयार करनी है कि भारत में वित्तीय सूचना, लोगों की वित्तीय फाइनेंशियल खर्च, लेन देन वगैरह, इनके संदर्भ में जो है वो एक रजिस्ट्री तैयार करनी है। जिससे क्या फायदा होगा कि भारत में कर्ज देना आसान हो जाएगा। किसी के बारे में यदि पता होगा क्या कि क्या बोलते हैं, इसका क्या है फाइनेंशियल बिहेवियर वगैरह, तो उसको लेंडिंग आसान हो जाएगा। इससे क्या होगा, देश में वित्तीय समावेशन भी बढ़ेगा।
वित्तीय समावेशन हमें पता तो चलेगा ना, अगर रजिस्ट्री रहेगी तो हमें पता चलेगा कि भारत के किन क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन अभी तक ठीक से नहीं हो पाया है, किन क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। और इससे क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी कि देश में वित्तीय स्थिरता आएगी। ठीक ना। तो बस पॉइंट के रूप में ये याद रखिएगा कि राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री तैयार करने की बात की गई है, जिसके क्या क्या फायदे होंगे, लेंडिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन सब में जो है वो इसका फायदा मिलेगा। ठीक। अगला देखिए पॉइंट क्या है, सेटिंग अप सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर। ठीक ना, एक डेटा प्रोसेसिंग सेंटर एस्टैब्लिश किया जाएगा। डेटा, हम आप जो भी दैनिक गतिविधियां करते हैं ना, उससे लॉट्स ऑफ डेटा जो है वो क्रिएट होता है, लेकिन इस डेटा को ऐसे ही यूज तो नहीं किया जा सकता है ना, इस डेटा को प्रोसेस करना होता है। प्रोसेसिंग का क्या मतलब है, प्रोसेसिंग का मतलब है कि इन डेटा के बेसिस पर कुछ चीजें निकालना, कुछ ट्रैक करना, कोई चीज का एक मतलब चार्ट खाका तैयार करना, कि मान के चलिए अगर बार बार जो है वो कंप्लेन जा रहा है, बार बार जो है वो मान के चलिए क्या है, बिजली या फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को जो है वो बार बार कंप्लेन जा रहा है, तो आप जरा सोच के देखिए, उस वेबसाइट से ये डेटा तो निकाला जा सकता है ना, और इस डेटा को प्रोसेस करके ये पता लगाया जा सकता है कि अच्छा इस क्षेत्र में जो भी बिजली से संबंधित जो भी अधिकारी वगैरह हैं या जो भी तंत्र है उसमें कमियां हैं, तभी तो लोग बार बार कंप्लेन कर रहे हैं। बात समझ में आया। तो ऐसे सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर एस्टैब्लिश करने की बात की जा रही है, जो क्या करेंगे, फास्टर हैंडलिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अंतर्गत एक सेंटर प्रोसेसिंग क्या बोलते हैं, सेंटर की स्थापना की जाएगी, लेकिन इनका काम क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को हैंडल करना, ताकि जल्दी से जल्दी, क्यों, क्योंकि डेटा के बेसिस पर डिसीजन जो है वो ज्यादा तेजी से लिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए क्या आवश्यक है कि हमारे पास डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स भी तो हो। ठीक ना। तो सरकार खुद बोल रही है क्या कि हम ऐसा जो है वो क्या बोलते हैं, सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो स्टैब्लिश करेंगे। वही डाटा सेंटर जो इसका बन रहा है बेटा, हाँ इसी तरह के और, ठीक ना, सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर, केंद्रीय, ठीक ना, डेटा प्रोसेस, हम अपने डेटा, हमारे डेटा को प्रोसेस करके गूगल हमें माल बेच रहा है, अमेज़न हमें माल बेच रहा है, तो हम इन डेटा का प्रयोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों ना करें, प्रशासन में क्यों ना करें, ये है मुद्दा। ठीक ना। तो ये भी जो है वो इस बजट का प्रावधान है। अगला देखते हैं इसमें क्या है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज। ठीक ना, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स फॉर एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग जो है ना, जो छोटे साइज के हैं, इन उद्योगों के लिए सरकार ने क्या किया है, क्रेडिट गारंटी स्कीम चलाया है। क्रेडिट गारंटी स्कीम यानी कि ऐसी स्कीम्स जिनके माध्यम से इनको क्रेडिट जो है वो गारंटीड रूप में मिलेंगी। एक्सपेंडेड कॉर्पस अंडर द रिवैम्प्ड स्कीम टू एनेबल एडिशनल कोलैटरल फ्री गारंटीड क्रेडिट ऑफ अप टू 2 लाख करोड़। ठीक ना, 2 लाख करोड़ का एक फंड क्रिएट करके रख दिया है सरकार ने, जिसके माध्यम से माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को क्रेडिट फ्री लोन दिया, मतलब कोलैटरल फ्री लोन दिया जा सकता है, यानी कि कुछ भी जो है वो गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है, बिना गिरवी रखे कोलैटरल फ्री। कोलैटरल फ्री का मतलब होता है बिना कुछ गिरवी रखे 2 लाख करोड़ का एक अलग से जो है वो कॉर्पस क्रिएट कर दिया है सरकार ने, एक फंड क्रिएट कर दिया है, जिसके माध्यम से माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को कर्ज दिया जा सकेगा। अब जरा सोच के देखिए इससे क्या फायदा होगा। इससे फायदा होगा क्या कि ये इनको जो है वो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन इंश्योर होगा, इससे क्या करेंगे, ये एक्सपैंड करेंगे, ये अपने आप का अपना विस्तार करेंगे, तो और ज्यादा रोजगार के अवसर क्रिएट होंगे। बात समझ में आ रहा, ये प्रोडक्शन अपना बढ़ाएंगे तो देश की जीडीपी में बढ़ोतरी होगी। ठीक ना, तो ऐसे स्कीम्स इसीलिए चलाए जाते हैं। ठीक ना, तो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई। अगला देखिए, महिलाओं के लिए एक योजना चलाई गई है, जिसका क्या नाम है, महिला सम्मान बचत पत्र। क्या है महिला सम्मान बचत पत्र? महिला सम्मान बचत पत्र एक तरह का एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें महिलाएं निवेश कर सकती है या जिनमें महिलाओं के नाम से निवेश किया जा सकता है। यहां तक बात समझ में आ रही? ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इसमें फंसाने वाले कुछ पॉइंट्स हैं क्या क्या। जैसे कि पहली बात तो ये ध्यान रख लीजिए कि ये बचत पत्र जो है ये 2 साल के लिए ही होगा। ठीक ना, इनमें जो है वो फिक्स्ड कितना है इंटरेस्ट रेट, 7.5%।
फिक्स्ड इंटरेस्ट है 7.5%। आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं ना, तो उसी को कॉमेमोरेट करने के लिए, उसी के उपलक्ष्य में महिलाओं के लिए सम्मान बचत जारी किया गया है कि महिलाएं 2 लाख तक रुपया 2 साल के लिए 7.5% के फिक्स ब्याज दर पर इन बचत पत्रों के माध्यम से निवेश कर सकती है। क्लियर हुआ? ये तीनों चीज याद रखिएगा। 5 साल देके आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक ना, 5 लाख रुपया लिख के कंफ्यूज करेगा, 2 साल 2 लाख रुपया और 7.5% ब्याज। कंफ्यूज करने के लिए वो 8% दे सकता है, 10% दे सकता है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा, ठीक ना। तो 2 ईयर पीरियड 2 लाख एंड 7.5% ब्याज दर फिक्स, ठीक। तो ये 3 चीजें याद रखिएगा। अगला क्या है, वित्तीय क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए जो सीनियर सिटीजन्स है ना, जो सीनियर सिटीजन्स यानी कि जो हमारे यहाँ 60+ वाले हैं, उनके लिए मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो कि पहले 15 लाख तक था, उसको बढ़ाकर कर दिया गया है कि अब 30 लाख तक जो है वो क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट था। ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स अलग से योजना चलती है जिसमें ब्याज दरें जो होती है वो बाकियों से थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो इसमें पहले था क्या कि 15 लाख तक ही जो है वो जमा कर सकते थे, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 30 लाख। तो सीनियर सिटीजन की दिशा में भी एक अच्छा कदम है। आगे देखते हैं, incentivizes to promote business activities in gift IFSC। देखना, गिफ्ट IFSC आपको पता है ना, गुजरात में गिफ्ट सिटीज निर्माण किया जा रहा है, ठीक ना, जिसका उद्देश्य क्या है, भारत को हब बनाना, इंफॉर्मेटिक्स का हब बनाना, ठीक ना। हम क्या चाह रहे हैं कि जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटी हो ना, वित्तीय से संबंधित एक्टिविटी हो, उन सबका गढ़ बने गुजरात का ये क्षेत्र, ठीक ना। विश्व में कहीं भी अभी क्या होता है, हमारे यहाँ कोई विवाद होता है तो कंसिलिएशन के लिए, आर्बिट्रेशन के लिए, सुलह के लिए हम लोग कहीं और जाते हैं, सिंगापुर में जाते हैं, लंदन में जाते हैं। हम चाह रहे हैं ये सारी वित्तीय गतिविधियां जो है वो भारत में ही हो, भारत हब बने कंसिलिएशन आर्बिट्रेशन का, ठीक ना। जितने भी बीपीओज वगैरह हैं, मान के चलिए अमेरिका में किसी ने फ्रिज खरीदा और अमेरिका में मान के चलिए उसके फ्रिज में कोई दिक्कत आ रही है, तो वो जो कस्टमर केयर को फोन कर रहा है तो वो कहाँ उठे, वो यहाँ उठे, गुजरात गिफ्ट सिटी। हम इसको केंद्र के रूप में डेवलप करना चाहते हैं सारे फाइनेंशियल सिस्टम की, ठीक ना। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि हम बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए, ताकि इन गिफ्ट सिटी में आके ज्यादा से बिजनेस जो है वो स्टैब्लिश होए। इनफैक्ट आपको बताऊं कि यहाँ पर जो बिजनेसेस आके स्टैब्लिश होती है ना, उनको बहुत सारे इंसेंटिव भी मिलते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट में ही निवेश कर रहे हो, चाहे वो क्या बोलते हैं बॉन्ड्स वगैरह में ही निवेश कर रहे हो, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म हो, इन सबको कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, ठीक ना। तो उन्हीं इंसेंटिव्स को बढ़ाया गया है। अगला क्या है, क्रिएट मोर ट्रेंड प्रोफेशनल इन सिक्योरिटी मार्केट्स वाया अवार्ड ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, है ना, कि कैपिटल मार्केट, शेयर वगैरह की जो खरीद बिक्री होती है ना, इस दिशा में सिक्योरिटीज मार्केट उसी को कहते हैं। जहां बिल्स एंड बॉन्ड्स की खरीद बिक्री होती है, बताऊंगा जब हम लोग मनी मार्केट चैप्टर पे पढ़ेंगे ना, तो उस टाइम सारे सिक्योरिटीज बहुत डिटेल में कराऊंगा, निश्चिंत रहिए बिल्कुल, ठीक ना। तो सिक्योरिटी मार्केट्स, इनमें अवार्ड ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, मतलब लोगों के मध्य जो है इन सिक्योरिटीज के बारे में क्या है, जागरूकता फैलाने के लिए, लोग जो है वो गलत प्रैक्टिसेस में ना फंसे, स्कैम वगैरह में ना फंसे, इसके लिए क्या है, और ज्यादा ट्रेंड प्रोफेशनल तैयार करने हैं ताकि वो दूसरों को भी सिखा विखा सके। और इसके लिए क्या करना है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स वगैरह बांटने की बात की गई है। ये बात भी समझ में आ गया। तो अब जरा हम देखते हैं कि हमारे 7वें ऋषि भी समाप्त हो गए, यानी कि ये थे हमारे 7 ऋषि, ठीक ना। 7 ऋषि जब समाप्त हो गए तो अब जरा देखते हैं कि सरकार जो है वो वित्तीय प्रबंधन करने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। वित्तीय प्रबंधन का क्या मतलब है, वित्तीय प्रबंधन का मतलब है कि सरकार अपने खर्चों को मैनेज करने के लिए या अपने पूरे पैसों को मैनेज करने के लिए क्या क्या गतिविधियां कर रही है। जैसे कि हम लोग भी अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं ना, कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, दोस्त को फोन करके बोल देते हैं कि भाई पैसा नहीं है दे दो, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट यही होता है, ठीक ना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दिशा में सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तो उसमें देखिए सबसे पहला क्या है, 50 इयर्स इंटरेस्ट फ्री लोन देना है राज्यों को,
इंटरेस्ट फ्री लोन देना है, बसर शर्त क्या है, बस शर्त ये है कि इट इज टू बी स्पेंट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर विद इन 2023 एंड 24। ठीक ना, कि साल 2023-24 में, यानी कि इसी साल यदि कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे, यानी कि अवसंरचना वगैरह में निवेश करोगे, तो केंद्र सरकार जो है वो 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन देगी राज्यों को। ठीक ना, part of the loan is conditional on states increasing actual capital expenditure and parts of the outlay will be linked to states undertaking several reforms। यानी कि इसमें जो है वो कई सारे रिफॉर्म वगैरह जोड़ दिए हैं कि राज्यों को जो है वो इस दिशा में काम करना पड़ेगा, मतलब ये शर्तें यदि पूरी करोगे तो देंगे लोन। यानी कि केंद्र सरकार क्या कर रही है इसके माध्यम से, या फिर जो है वो केंद्र क्या कर रही है, राज्यों में बहुत सारे सुधार लाने का प्रयास कर रही है कि ये टारगेट अचीव करोगे तो हम 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दे देंगे। ठीक ना, यहां तक ये बात समझ में आई। अगला, फिस्कल डेफिसिट ऑफ 3.5% ऑफ जीएसडीपी अलाउड फॉर स्टेट्स, जिसमें से 0.5% जो है ना, दैट इज टाइड टू that which is tied to what, that is tied to power sector reforms। बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मैं पढ़ा रहा हूंगा ना आपको फाइनेंशियल सिस्टम या फिस्कल सिस्टम, जब आपको पढ़ा रहा हूंगा ना तो उस टाइम बहुत डिटेल में बताऊंगा क्या कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। अभी आम बोलचाल की भाषा में आप ये समझ लीजिए कि आपकी आमदनी से यदि ज्यादा आपका खर्च है तो इसका मतलब क्या है, आप घाटे में हैं। ठीक ना, यदि आमदनी 98 है और खर्चा रुपया है तो इसका मतलब क्या है, आप घाटे में हैं। ठीक ना, तो ऐसे ही सरकार का जो घाटा होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। हिंदी में इसको कहते हैं राजकोषीय घाटा। क्या होता है राजकोषीय घाटा, सरकार की कुल आमदनी माइनस सरकार के कुल व्यय, यही क्या है, राजकोषीय घाटा। अगर व्यय ज्यादा है तभी घाटा होगा ना, मतलब ये नेगेटिव में आएगा। रुकिए एक सेकंड, थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई कर दूं। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूं कि राजकोषीय घाटा बराबर क्या होगा, बराबर हो जाएगा कुल व्यय माइनस आमदनी। क्यों, क्योंकि खर्चा ज्यादा है तभी तो घाटा है, आमदनी। ठीक, तो आम बोलचाल की भाषा में इसी को राजकोषीय, परेशान बिल्कुल नहीं होइए। जब मैं राजकोषीय तंत्र पढ़ा रहा हूंगा ना तो उसमें बताऊंगा बहुत तरह के घाटे होते हैं, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, मौद्रिक घाटा, ठीक ना, इफेक्टिव प्रभावी राजस्व घाटा, सारे घाटे बताऊंगा अभी। ठीक ना, बस इतना समझ लीजिए कि व्यय में से जब आमदनी को घटाते हैं तो राजकोषीय घाटा। और राजकोषीय घाटा को जीडीपी के परसेंटेज के रूप में दिखाया जाता है कि जब हम ये बात करते हैं ना कि सरकार का राजकोषीय घाटा कितना है तो इसे हमेशा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है। बात समझ में आया? ठीक, तो यहां बस इतनी बात याद रखिए, बाकी हम लोग डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। तो फिस्कल डेफिसिट, जैसे कि केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा है वैसे ही राज्यों का भी घाटा होता है। राज्यों की भी अपनी आय और खर्च, उनके बैलेंस में जब दिक्कत आ जाती है, जब व्यय ज्यादा होता है तो उसको घाटा कहते हैं। अरे घाटा होना बुरी बात नहीं है, क्यों? क्योंकि कोई भी सरकार जो है वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए थोड़ी है। तो सामान्यतः जितनी भी जन कल्याणकारी सरकारें होती हैं वो सारी घाटे में ही होती हैं। लेकिन मुद्दा ये होता है कि घाटा नियंत्रण में रहे, इतना ज्यादा घाटा ना हो जाए कि फिर प्रॉब्लम में आप आ जाए, या फिर वो सरकार जो है वो दिक्कत में आ जाए, वो अपने वित्तीय क्षेत्र को मैनेज ही ना कर पाए। तो घाटा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन घाटा का नियंत्रण में होना बहुत बड़ी बात है। ठीक, तो फिस्कल डेफिसिट ऑफ स्टेट्स, जैसे कि मैंने बताया ना कि केंद्र सरकार अपने घाटे को जीडीपी के प्रतिशत के रूप में दिखाती है, वैसे ही राज्य सरकारें या राज्य जो है वो अपने जीएसडीपी, जीएसडीपी का क्या मतलब हो गया, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। जैसे कि केंद्र का यदि हम पूरे भारत पर निकालते हैं तो हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं जीडीपी। ऐसे ही एक राज्य जैसे कि यूपी का जीडीपी निकाला जाएगा तो उसको बोलते हैं हम जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक ना, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। केंद्रीय स्तर पर क्या निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद।
वैसे ही जब हम राज्य के स्तर पर निकालते हैं तो इसी को कहा जाता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। जीएसडीपी, ठीक ना। क्या है टारगेट, बोला गया है कि राज्यों को अपना घाटा जो है ना, राज्यों को घाटा, केंद्र की बात नहीं चल रही है, राज्यों को अपना घाटा जीएसडीपी के यानी उनके राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 3.5% तक ही बढ़ाने की अनुमति है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। तो टारगेट क्या है, 3.5% ऑफ स्टेट्स जीएसडीपी, ठीक ना। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, क्या है शर्त, इसमें भी एक शर्त है, क्या, अच्छा लेकिन इसी में क्या है, इसमें क्या है कि शर्त ये है कि 3.5% जीएसडीपी का बढ़ाने की संभावना तो है, लेकिन इसमें से 0.5% आपको पावर सेक्टर रिफॉर्म में ही खर्च करना है। आपको पता है ना, भारत में पावर सेक्टर एक बड़ी चुनौती है, डिस्कॉम कंपनीज, पावर जनरेशन कंपनीज, इन सब से संबंधित समस्याएं हैं। तो राज्यों को क्या कहा गया है, राज्यों को कहा गया है कि तुम अपना राजकोषीय घाटा जो है ना वो अपने जीएसडीपी का 3.5% रख सकते हो, लेकिन इसमें 5% तुम पावर सेक्टर यानी कि ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित सुधार में ही लगाना है। ये बात भी समझ में आ गई, ठीक ना। ये अगला पॉइंट मुझे क्यों लग रहा है कि इस बार आपको पीटी में देखने को मिलेगा क्वेश्चन के रूप में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल याद रखिएगा। क्या है कि सरकार का, केंद्र सरकार का क्या है लक्ष्य, केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि उनको अपने फिस्कल डेफिसिट को घटाकर 4.5% पर लाना है 2025-26 तक। यह है सरकार का लक्ष्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लीजिएगा, ठीक ना। जब फिस्कल सिस्टम जब पढ़ा होगा उस टाइम डिटेल में बताऊंगा कि पहले हमारा लक्ष्य था 3.5% पर रोकना, 3.5% तक रखना, फिर उसके बाद चेंज हुआ, उसको 2.5% किया गया। इस तरह से बहुत सारे लक्ष्य हमारे बनते रहे हैं, लेकिन फिर कोविड महामारी आई और जिसने क्या किया, हमारे घाटों को एकदम 9% के आसपास पहुंचा दिया। हमारा राजकोषीय घाटा जो है वो 9% के आसपास पहुंच गया। फिर हम अब धीरे धीरे इसमें सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं और वर्तमान में हमारा क्या लक्ष्य है कि 2025-26 तक हमें अपना राजकोषीय घाटा घटाकर कितना करना है, 4.5% ऑफ जीडीपी। ये भी क्लियर हो गया, ठीक ना। ये देखिए कुछ डेटा काम के हैं, उन्हीं की बस बात करूंगा। जैसे कि देखिए इस बार का अनुमान क्या है, इस बार का अनुमान है कि कितना घाटा रहने वाला है, राजकोषीय घाटा रहने वाला है 5.9%। ये बजट एस्टिमेट है, ठीक ना। 5.9% रहने की संभावना है। ये देख रहे हैं ना, 2021 में कोरोना वाले साल में बढ़कर कहां पहुंच गया था, 9.2% ऑफ जीडीपी पहुंच गया था, ठीक ना। क्योंकि 2024 में घट के कितने पर आने की संभावना है, 5.9%। बाकी को अभी इग्नोर कीजिए, ठीक ना, बाद में बताऊंगा इन सब के बारे में। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ये सब जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ना उस टाइम जो है वो डिटेल में बताऊंगा। अभी बस आप फिस्कल डेफिसिट का टारगेट बस याद रखिए। अभी कितना है, अगले साल, इस साल रहने की कितनी संभावना है, 5.9। क्वेश्चन में देख लीजिएगा, अगर इस साल अगले साल वाला पूछ रहा है तो उसमें 4.5 ना लिख के चले आइएगा, वो टारगेट है 2025-26 का। अभी हम बात कर रहे हैं 2024 की, तो 2024 में कितना रहने की संभावना है, 5.9%, ठीक ना। आगे देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी पूछा जा सकता है, जीएसटी मंथली रेवेन्यू कंटिन्यूज टू रिमेन अराउंड 1.5 लाख करोड़, यानी कि पिछले पूरे साल औसतन जीएसटी कलेक्शन कितना रहा, 1.5 लाख करोड़। कल परसों की क्लास में मैंने ये बात बताया था ना, जीएसटी कलेक्शन, तो जीएसटी कलेक्शन कितना रहा, 1.5 लाख करोड़ पिछले साल भर। पिछले साल भर का ये मतलब नहीं है कि टोटल साल का कलेक्शन नहीं है, हर महीने का एवरेज कलेक्शन जो है वो 1.5 लाख करोड़ रहा है, ये देख रहे हैं ना।
लगभग इसके आसपास ही रहा है हर महीने का, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, तो लगभग इसी लाइन के आसपास रहा ना। ठीक, तो अपने आप में ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक, आगे देख लीजिए, इंक्रीजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। मैंने बताया था ना कि 33% बढ़ा दिया गया है। कैसे, ये देखिए 2023 वाला जो साल था ना, इसमें गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया था कैपिटल एक्सपेंडिचर में, 7.3 लाख करोड़, जिसको बढ़ाकर इस साल कितना कर दिया गया है, 10 लाख करोड़। पहले ही पीछे मैं पढ़ा चुका हूं, तो यानी कि ये जंप कितना है, 33%। सीसैट भी है, बात समझ में आ रही ना, तो पता होना चाहिए 7.5 से 10 लगभग 33% बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, अगर इसको हम देखें तो 2016 से तो 4 गुना बढ़ गया है। 2016 में कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ करता था, 2.5 लाख करोड़, जो कि आज बढ़कर कितना हो गया है, 10 लाख करोड़। यहां तक ठीक है। ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट क्या है, एनपीए। एनपीए का क्या मतलब होता है, जब बैंकिंग सिस्टम पढ़ा रहा था तो बहुत डिटेल में बताया था। नॉन परफॉर्मिंग एसेट 3 तरह के बताए थे, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट। 3 महीने की से लेकर यदि 1 साल तक ना तो पैसा आया ना ही कोई ब्याज आया, तो हम उसको क्या बोलते थे, हम उसको बोलते थे अवमानक परिसंपत्ति, सब स्टैंडर्ड एसेट, बैंक उसको बोलता था। अगर 1 साल भी बीत गया है और 3 साल तक यदि कुछ पैसा नहीं आ रहा है, जिसने कर्ज लिया है कुछ नहीं दे रहा है, ना ब्याज दे रहा है, ना क्या बोलते हैं इंटरेस्ट पे कर रहा है, तब हम उसको क्या बोलते थे, हम उसको बोलते थे डाउटफुल एसेट, यानी कि संदिग्ध परिसंपत्ति। और 3 साल के बाद भी यदि कुछ नहीं आ रहा है, देन वी कैटेगराइज दैट एज लॉस एसेट, तब हम उसे डूबी हुई परिसंपत्ति कहते थे। ठीक ना, तो एनपीए। अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में एनपीए ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब है कि वहां के बैंक्स जो है वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पा रहे हैं, या वहां के बैंकिंग तंत्र में समस्याएं विद्यमान है। तो एनपीए का कम होना इस बात का द्योतक होता है, इस बात को इंगित करता है कि देश की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग तंत्र जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक ना, इस बार के बजट ने हमें क्या बताया है कि पिछले 4 सालों में एनपीए लगातार घट रहा है, दिख रहा है कहां, 8.2% था, वो घट के कितने पर आ गया है, 5% पर आ गया है, जो कि क्या दिखा रहा है कि भारत में बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार देखने को मिल रहा है। भारत के बैंकों की दिशा दशा जो है वो क्या हो रही है, सुधर रही है। नीरव मोदी, विजय माल्या वगैरह जो है वो अब समस्या धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक ना, तो ये पॉइंट अपने आप में बताता है क्या, कि बैंकों की दशा भारत में ठीक हो रही है। ठीक, आगे यदि हम बढ़ते हैं तो ये पॉइंट हमें क्या दिखा रहा है, ये पॉइंट हमें दिखा रहा है कि भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार जो है ना वो इतना पर्याप्त है कि हम 9 महीने जो है मंगा सकते हैं। ये वाला लाइन देखिए, दिखा रहा ना 10 से नीचे, यानी कि यहाँ 9 के आसपास। देखिए, किसी भी देश के लिए विदेशी मुद्रा का भंडार होना आवश्यक है। आपको पता होगा कि आज भी इतना ज्यादा क्या बोलते हैं रुपए वगैरह या इन सब का प्रमोशन के बाद भी आज भी समस्त विश्व का 85% से ज्यादा जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है वो कौन सी करेंसी में होता है, डॉलर में होता है। ठीक ना, तो सिंपल सी बात है, यदि हमें भी विदेशी व्यापार करना है, यानी कि हमें दूसरे देशों से कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है, तो हमें ये ट्रेड जो है वो जनरली किस में करना होता है, डॉलर में करना होता है। तो ऐसे में आवश्यक होता है क्या, कि हमारे पास इतने पर्याप्त डॉलर हो कि हम अपनी आयात की जरूरतों को पूरा कर सके। आपको पता है ना कि भारत जो है वो कच्चे तेल में आत्मनिर्भर नहीं है, हमें कच्चा तेल जो है वो विदेशों से मंगवाना पड़ता है, और कच्चा तेल जो है वो भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक ना, तो इसके लिए क्या है, हमारे पास इतना बड़ा फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए, इतना बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए कि हम अपने आयात की जरूरतों के लिए डॉलर हमारे पास हो। आपको पता है ना 1991 में यही समस्या थी, बताऊंगा जब चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार, तो वहां पर बताऊंगा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, भुगतान संतुलन की समस्या। 1991 में हम इसी भुगतान संतुलन की समस्या में पड़ गए थे कि जब हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार इतना नहीं था कि हम अगले 15 दिन के भी आयात की जरूरतों को पूरा करने के लिए डॉलर पे कर सके। ऐसा थोड़ी था कि भारत के पास रुपया नहीं था, भारत के पास रुपया तो है, रुपया तो हम छाप ही सकते थे। ठीक ना, बाकी चीजें भी हमारे पास थी, लेकिन हमारे पास डॉलर नहीं था उतना।
कि हम 15 दिन की जरूरतों के लिए भी आयात कर सके, ठीक ना। फिर आपने सुना होगा क्या हुआ, इंडिया का जो है वो अपना 67,000 किलो सोना जो है वो गिरवी रखना पड़ा था IMF के पास, और तब हमें मिला था बदले में डॉलर वगैरह, और फिर जो है वो हम उस समस्या से बाहर निकले। बदले में भारत में LPG रिफॉर्म आया। तो ये सारे मुद्दे। बजट क्या कह रहा है, बजट कह रहा है क्या कि अभी भारत के पास जो है वो पर्याप्त है, इतना है हमारे पास पर्याप्त कि हम 9 महीने तक की अपनी जरूरतों को आराम से पे कर सकते हैं। यानी कि और अगर पैसा नहीं भी आए ना डॉलर, तब भी हमारे पास इतना डॉलर है पर्याप्त रूप में कि हम 9 महीने तक अपना खर्च आराम से चला सकते हैं। ऑन जनरली इसको बोला जाता है क्या कि किसी भी देश के पास 90 दिन के बराबर का होना चाहिए, यानी कि 3 महीने के बराबर का होना चाहिए। हमारे पास तो उससे 3 टाइम्स ज्यादा है, ठीक ना। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी जो है वो क्या है, मजबूत है। यहां तक बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं होलसेल प्राइस कन्वर्जिंग रिटेल प्राइस। बहुत डिटेल में पढ़ाया, जब आप लोगों को मुद्रास्फीति पढ़ाया था तो उस टाइम मैंने बताया था CPI WPI, ठीक ना, खुदरा मूल्य सूचकांक, जैसे क्या बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक, सब बताया था। इन दोनों में ये डाइवर्जेंस क्यों दिखता है, CPI जो है वो नीचे क्यों है, WPI जो है वो इतना ज्यादा फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है, ये सारी चीजें बताई थी, ठीक ना। तो वही बता रहा है बजट। उस टाइम आपको ये चित्र भी मैंने इकोनॉमिक सर्वे में खोलकर दिखाया था कि CPI और WPI में जो है वो डाइवर्जेंस देखने को मिलता है। यहां तक ये भी बात समझ में आई, ठीक ना। अब बस इतना याद रखिएगा कि CPI जो है वो लगभग 7% के आसपास ऑन एन एवरेज रहा है, ठीक ना। खुदरा मूल्य जो महंगाई है वो जो है वो 7% के आसपास पिछले पूरे साल में रही है, तो ये दिखा रहा है। हाँ, WPI जो है वो बहुत फ्लक्चुएट किया है, वो तो 15% के आसपास भी गया है, ठीक ना। आपको पता है ना हमारा ऑफिशियल बेंचमार्क तो यही है CPI, इसीलिए हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये था आपका पार्ट 1 ऑफ द बजट। पहला पार्ट, आपको पता है ना बजट 2 पार्ट में आता है। पहला पार्ट होता है जिसमें सरकार की घोषणाएं वगैरह होती है, ये करना चाह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं, और दूसरा पार्ट जो होता है दैट इज रिलेटेड टू टैक्स प्रपोजल। दूसरा पार्ट जो होता है वो किससे संबंधित होता है, वो होता है करों से संबंधित, टैक्स से संबंधित, ठीक ना। टैक्स कर डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी बस इतना समझ लीजिए जितना बजट के लिए जरूरी है। करों को जो है 2 पार्ट में बांटा जाता है। पहले को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि अप्रत्यक्ष कर, और दूसरे को कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, यानी कि प्रत्यक्ष कर। अभी बस इतना समझ लीजिए, कर क्या होता है, कर होता है सरकार को लोगों द्वारा जो दिया जाता है, पैसा जो दिया जाता है, इट इज टाइप ऑफ टैक्स, इसी को हम क्या कहते हैं, कर कहते हैं। अब जरा सोच के देखिए, ये 2 तरह से हो सकता है। पहला, आप लोगों को सब्सिडी पढ़ाया था ना, उस टाइम बताया था ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडी, सेम वही कॉन्सेप्ट है। उस बातों को समझिएगा, एग्जांपल के साथ समझिए। जैसे कि मान के चलिए यदि मेरी इनकम जो है वो 15 लाख है साल की, से है नहीं, ठीक ना, 15 लाख है अगर मान के चलिए, ठीक ना। अगर मेरी इनकम जो है वो साल की है, तो क्या है, मैं 15 लाख पर सरकार को कर दूंगा, आय कर दूंगा, इनकम टैक्स दूंगा। तो यहाँ पर पेमेंट मैं खुद कर रहा हूँ, सरकार को मैं दे रहा हूँ। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। बात समझ में आया, जो टैक्स देने वाला है वो सीधे सरकार को टैक्स दे रहा है, सो दिस इज डायरेक्ट। लेकिन दूसरी तरफ आप जाते हैं बाजार में कुछ भी खरीदते हैं, उस पर नीचे लिखा रहता है ना कि MRP 500 रुपया इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, लिखा रहता है ना। यानी कि एक बात बताइए, जब आपने वो सामान खरीदा तो आपने उस पर टैक्स दिया, वो टैक्स आपने सरकार को डायरेक्ट थोड़ी दिया है, वो तो आपने उस दुकानदार को दिया है, और वो दुकानदार जो है वो आपके बिहाफ पर वो कर जो है वो उठा के सरकार को दे देगी। तो इसी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली मैंने नहीं दिया सरकार को, मैंने उस दुकानदार को दिया, उस दुकानदार ने पैसा सरकार को दिया ना, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, यहाँ तक क्लियर है। बताऊंगा, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक दिन की क्लास मान के चलिए केवल इसी चीज पर जाएगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अलग अलग टाइप्स वगैरह समझाने में, ठीक। तो अभी बस जितना काम का है हम उतना समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स,
इस बार के बजट में क्या किया गया है, इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष करों में कुछ सिंप्लीफिकेशन किया गया है, जिनका उद्देश्य क्या है, जिनका उद्देश्य है कि भारत से एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़े, यानी कि निर्यात ज्यादा बढ़े, ठीक ना। अब जरा सोच के देखिए, जरा सोच के देखिए, मान के चलिए क्या है, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने क्या किया, 100 रुपए का कोई उत्पाद उत्पन्न की मतलब बनाया, जिसमें मेरी लागत जो है वो 100 रुपए थी, ठीक ना। गवर्नमेंट क्या बोल रही है, गवर्नमेंट बोल रही है इसके ऊपर हम 10% टैक्स लगाएंगे, इसकी कीमत कितनी हो गई, 110 रुपए। अब मान के चलिए इसमें मैं 10 रुपए अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ रहा हूं, तो यानी कि मैं इस प्रोडक्ट को कितने पर बेचूंगा, इसको मैं बेचूंगा 120 रुपया पर। बात समझ में आ रहा है, इस प्रोडक्ट को मैं 120 रुपया पे बेचूंगा। लेकिन जरा सोच के देखिए, अगर गवर्नमेंट ये बोलती है क्या कि कोई नहीं, मैं जो है वो 5% ही टैक्स लेता हूं, तो एक बात बताइए, मेरा 5 रुपया कम हो गया ना, तो अब मैं इस प्रोडक्ट को 115 रुपए पे बेच सकता हूं कि नहीं। ये पॉइंट समझ में आया, पहले 10% गवर्नमेंट ले रही थी, ठीक, अब यदि गवर्नमेंट ने अपने टैक्स रेट ही कम कर दिए तो मैं इसको सस्ते में भी बेच सकता हूं ना। और इतना तो आपको पता ही होगा कि यदि किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो उसकी कॉम्पिटिटिवनेस, उसकी प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता मार्केट में बढ़ जाती है। अब जरा सोच के देखिए ना, बाकी सारे प्रोडक्ट जो है वो सेम कैटेगरी वाले वो 120 रुपए में थे और अचानक से आपने अपना प्रोडक्ट को घटाकर 115 कर दिया, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, इसके कारण क्या हो जाएगा, उस प्रोडक्ट की कीमत घट गई और उस प्रोडक्ट की मार्केट में, बाजार में जो है वो बिक पाने की क्षमता या बाजार में उसकी कॉम्पिटिटिवनेस, उसकी प्रतिस्पर्धा की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। यहां तक बात समझ में आया, ठीक। तो ये एक तरीका होता है जिसके माध्यम से निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिसके माध्यम से निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकता है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सकता है। अभी टैक्स ज्यादा होने के कारण भारत से जो विदेशों को जो माल जाता था वो महंगा था। अब यदि सरकार अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस में कमी कर दे, अप्रत्यक्ष करों में कमी कर दे, तो क्या हो जाएगा, हमारे प्रोडक्ट अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिक सकते हैं, और यदि हमारे प्रोडक्ट सस्ते होंगे तो क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे ना। सिंपल सी बात है, सस्ता बिकता है ज्यादा, तो हमारे प्रोडक्ट में यदि इनडायरेक्ट टैक्सेस में कमी के कारण यदि हमारे प्रोडक्ट अंतरराष्ट्रीय बाजार में सस्ते हो जाते हैं तो उनके बिक पाने की क्षमता बढ़ जाएगी, इसीलिए ये बोला जा रहा है। दूसरा, हायर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। सिंपल सी बात है, यदि टैक्स रेट वगैरह कम रहेंगे तो उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना आसान होगा, ठीक ना। रॉ मटेरियल पर टैक्स कम लग रहा है, तो ये टैक्सेस में कमी वगैरह के कारण मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ती है, विनिर्माण क्षेत्र को भी वृद्धि मिलती है, जिससे कि क्या होता है, भारत में रोजगार की संभावनाएं उत्पन्न होती है। आपको पता है ना, ये तो मैं बता ही रखा है मैंने, क्या कि सबसे ज्यादा यदि कोई क्षेत्र रोजगार देता है तो वो कौन सा है, वो है इंडस्ट्री सेक्टर, उद्योग क्षेत्र। और उद्योग क्षेत्र के कई सारे उप क्षेत्र हैं, उनमें से विनिर्माण क्षेत्र भी एक उप क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा रोजगार उत्पन्न करता है, ठीक ना। अगला है मोर वैल्यू एडिशन इन इकोनॉमी। यदि इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह को सिंप्लीफाई किया जाएगा तो देश में क्या हो जाएगा, और ज्यादा मूल्यवर्धन किया जा सकेगा, वैल्यू एडिशन किया जा सकेगा। अगला क्या है, इससे ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन एनर्जी वगैरह की दिशा में जो है वो कदम उठाए जाएंगे, ठीक ना। तो ये थे इनडायरेक्ट टैक्सेस से संबंधित। अब देखिए इस दिशा में क्या क्या किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सरसरी निगाहों से एक बार देख लीजिए। इनडायरेक्ट टैक्स में चेंजेस वगैरह जो है वो होते रहते हैं, ये इतने मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपसे रिलेटेड कुछ हो, इसलिए क्वेश्चन बन पाने की संभावना भी कम ही होती है। पहला क्या है, ये देखिए, यदि लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी आपको पता है ना, इन बैटरी का प्रयोग होता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह के निर्माण में। और ये जो पूरा अभी ईवी इकोसिस्टम की बात की जा रही है ना, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बात की जा रही है, उनके लिए ये लिथियम आयन बैटरी जो है वो बहुत आवश्यक है। गाड़ियां जो है वो बिजली पर चलेंगी तो बिजली स्टोर कहाँ होगा, इन बैटरीज में ही तो, ठीक ना। तो क्या बोला गया है कि यदि इनका इंपोर्ट किया जा रहा है कैपिटल गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बैटरी का इंपोर्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ हो रही है कि बैटरी को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो चीजें आवश्यक है ना, उन चीजों का यदि इंपोर्ट हो रहा है तो क्या किया गया है, इस पर टैक्स को कम कर दिया गया है, इस पर कस्टम ड्यूटी यानी कि इस पर आयात शुल्क को कम कर दिया गया है, ठीक ना। जिससे क्या होगा, ग्रीनर मोबिलिटी, हरित जो है वो परिवहन भारत में बढ़ेगा। इंपोर्ट ऑफ मोबाइल कैमरा लेंसेस, गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि चाइना में फोन बनाकर सीधे लाके भारत में बेचने के चक्कर में ना रहो, भारत में बनाओ ताकि भारत के लोगों को रोजगार मिले,
ठीक ना। तो मोबाइल के इंपोर्ट पर नहीं टैक्स कम किया गया है, मोबाइल कैमरा लेंसेस को यदि मंगवाते हो तो इससे क्या हो जाएगा, भारत में क्या हो जाएगा, रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, वैल्यू एडिशन होगा। क्यों? क्योंकि आप उसको असेंबल करके मोबाइल फोन बना रहे हैं, ठीक ना। तो कैमरा लेंसेस के इंपोर्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया गया है, आयात शुल्क को कम किया गया है। ठीक, आगे देखिए डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल डीनेचर्ड, जो कि किसमें यूज होता है, केमिकल इंडस्ट्री में, ठीक ना। तो इस पर भी इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया गया है। प्रोड्यूसिंग श्रिम्प फीड, श्रिम्प किसको कहते हैं, श्रिम्प कहते हैं झींगा को, झींगा मछली, ठीक ना। इसकी भी इंटरनेशनल मार्केट में खूब डिमांड है। तो क्या है श्रिम्प फीड, यानी कि इन श्रिम्प को जो चारा दिया जाता है, यदि इनको प्रोड्यूस करने के लिए जो इनपुट आवश्यक है, यदि इसका इंपोर्ट करते हो तो उस पर भी क्या किया जाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी में कमी कर दी जाएगी। इससे क्या होगा, भारत में झींगा पालन ज्यादा होगा, भारत में झींगा पालन ज्यादा होगा तो भारत के लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा, भारत के किसानों की आय बढ़ेगी, भारत से निर्यात बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, भारत को विदेशी मुद्रा वगैरह ज्यादा मिलेगा। और क्या, सीड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लैब ग्रोन डायमंड, यानी कि लैब में जो डायमंड बनाए जाते हैं ना, कल की क्लास में आप लोगों को बताया था मैंने क्या, कि अब लैब में भी डायमंड बनाए जाते हैं, वही कार्बन को उतना बहुत हाई एक्सट्रीम प्रेशर एक्सट्रीम टेम्परेचर क्रिएट किया जाता है वैसा एनवायरनमेंट, और कार्बन को क्या किया जाता है, डायमंड्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो इन डायमंड्स को क्रिएट करने के जो सीड्स है ना, जो सैंपल होते हैं जिन पर बनाया जाता है, उनको इंपोर्ट करना है, उनको इंपोर्ट करोगे तो कस्टम ड्यूटी में छूट मिलेगी। अब इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा भारत से, भारत में डायमंड बनेंगे, भारत की ज्वेलरी, भारत में ज्वेलरी बनेगी, और अगर उसका विदेशों में एक्सपोर्ट होगा, निर्यात होगा, तो इससे भारत को फायदा है। बात समझ में आ रहा। एक चीज आप देख रहे हैं, हम सारी जो जिन चीजों पर हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि आयात शुल्क को घटा रहे हैं, कोई भी फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है, सब क्या है, रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल पर हम कम कर रहे हैं ताकि भारत में मंगवाओ और भारत में मैन्युफैक्चर करो, भारत में रोजगार उत्पन्न हो, ठीक ना, भारत में प्रोडक्शन हो, भारत में उत्पादन हो। क्या है, कंसेशनल बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन कॉपर स्क्रैप, ठीक ना, कॉपर स्क्रैप, इससे क्या होगा, एमएसएमई वगैरह को फायदा मिलेगा। और अगला क्या है, नेचुरल रबर और कंपाउंड रबर, इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों के इंपोर्ट पर भी कमी की, मतलब इन इंपोर्ट ड्यूटी पर जो है वो कमी की गई है। ये पॉइंट समझ में आया, ये है इंपॉर्टेंट, very very important in fact, which is what, which is related to direct tax, यानी कि प्रत्यक्ष कर से संबंधित। यहां तक बात समझ में आ रही, प्रत्यक्ष कर से संबंधित सरकार बता रही है कि प्रत्यक्ष कर की दिशा में सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या काम किए हैं। सबसे पहला तो उन्होंने बताया है क्या, कि अब डायरेक्ट टैक्स का जो फॉर्म भरते हैं ना, जैसे कि मैं टैक्स पे करता हूं, आई एम ऑल्सो टैक्स पेयर, तो मैं जो टैक्स पे करता हूं तो मैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके मैं अपना टैक्स फाइल करता हूं, ठीक ना। फिर जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक ना, वो उसकी जांच करता है, मेरे बैंक स्टेटमेंट वगैरह इन सब चीजों से मिला के देखता है, सब कुछ सही रहता है तो ओके रहता है, समझ में। तो और अगर मान के चलिए उसी में कुछ विवाद उत्पन्न होता है तो फिर अपना प्रॉब्लम आती है। गवर्नमेंट का क्या कहना है कि 45% ऑफ रिटर्न ऑन टैक्स पेयर्स पोर्टल वर प्रोसेस्ड विद इन 24 आवर्स, यानी कि 45% टोटल जितना भारत में डायरेक्ट टैक्स पेयर्स थे ना, जिन सब ने अपना टैक्स पे किया, उन सब का फाइनल प्रोसेसिंग जो है ना वो 24 घंटे के अंतर्गत होगी। यानी कि ये क्या दिखा रहा है कि भारत का ये जो टैक्स से रिलेटेड जो ये जो सिस्टम है ना, ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो गया है, बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। क्यों? क्योंकि 45% का तो पूरा प्रोसेस जो है वो कितने में हो गया, 24 घंटे में ही हो गया। अगला क्या दिखा रहा है कि एवरेज प्रोसेसिंग टाइम हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 93 डेज टू 16 डेज इन 8 इयर्स, यानी कि 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी, यानी कि 2014 उसी को बेंचमार्क के रूप में यूज करते हैं ना, तो उस टाइम जो है ऑन एन एवरेज औसतन एक टैक्स पेयर का पूरा टैक्स वगैरह जो फाइल करने के बाद सब कुछ ओके होके आने में, एक्सेप्ट हो जाने में ऑन एन एवरेज 93 डेज लगता था, 93 दिन लगता था, जो आज घटकर कितना हो गया है, आज घटकर मात्र 16 दिन हो गया है,
जो क्या दिखा रहा है कि भारत में टैक्स कंप्लायंसेस या फिर टैक्स सिस्टम वगैरह जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्मूथ होता जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा आसान होता जा रहा है। ठीक ना। अगला क्या गवर्नमेंट बता रही है कि सरकार ने इस पूरे साल 6.5 करोड़ टैक्स रिटर्न्स जो है उसको प्रोसेस किया है। ठीक ना। यानी कि इतने ज्यादा टैक्स रिटर्न्स फाइल किए गए हैं, जो कि अपने आप में दिखाता है क्या है, जो कि अपने आप में क्या दिखाता है कि भारत में टैक्स कंप्लायंसेस या टैक्स से संबंधित जो है वो चीजें सुधर रही है। यहां तक बात समझ में आया? कितने लोग टैक्स दे रहे हैं? टैक्स दे रहे हैं बहुत कम, 7-8% के ही आसपास लोग दे रहे हैं। जब वो दिखाओ, हाँ हाँ, तो टैक्स हमारे यहाँ टैक्स वो रीजन है ना, बहुत लोगों को तो रिबेट वगैरह मिल जाता है ना, अभी दिखाऊंगा, वही तो रिबेट ही पढ़ाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है, ये दिखा रहा है कि पर्सनल टैक्स सिस्टम में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। आपको बता दूं, जब मैं टैक्स सिस्टम पढ़ा रहा हूँ ना, उस टाइम मैं डायरेक्ट टैक्स में इसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन बस अभी आपको इतना समझने के लिए जितना जरूरी है मैं बस उतना बता रहा हूँ। क्या है, भारत में डायरेक्ट टैक्स के संदर्भ में एक ओल्ड टैक्स रिजीम है और एक न्यू टैक्स रिजीम है। ओल्ड टैक्स रिजीम कौन सी है? जो 2018-19 से पहले से लागू थी, उसको क्या कहते हैं? ओल्ड टैक्स रिजीम। दूसरी आई, उसको कहते हैं न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या था कि कुछ स्लैब्स थे, जैसे कि 0 से 2.5%, 0 से 2.5 लाख तक। इधर लिख लेते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम, यानी कि पुरानी कर व्यवस्था, और इधर लिख लेते हैं न्यू टैक्स रिजीम, यानी कि नई कर व्यवस्था। पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था। पुरानी कर व्यवस्था में जो टैक्स के स्लैब हैं, जो टैक्स के जो स्लैब हैं वो कैसे हैं? 0 से लेकर 2.5 लाख, दूसरा है 2.5 लाख से लेकर 5 लाख, ठीक ना, फिर है 5 लाख से लेकर 7.5 लाख, ठीक, और फिर क्या है 7.5 से 10 लाख। इस तरह से जो है वो क्या है, अलग अलग स्लैब्स बने हुए हैं। दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ऐसे ही धुंधला ही रहेगा। ये देखिए, ये है देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम, ये वाला जो है ये है ओल्ड टैक्स रिजीम। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ओल्ड टैक्स रिजीम, और यहां लिख दे रहा हूं मैं न्यू टैक्स रिजीम। ठीक ना। ये ओल्ड और न्यू किसकी बेसिस पर है? 2018-19 के बेसिस पर। 2018-19 से पहले जो चलते थे उनको ओल्ड कहते हैं, उसके बाद जो आए उनको कहते हैं न्यू टैक्स रिजीम। देखिए स्लैब तो वही थे, 0 से, मतलब आप 2.5 का पहाड़ा पढ़ दीजिए तो सारे स्लैब्स आ जाएंगे। 2.5 का पहाड़ा का क्या मतलब है? 0 से 2.5 लाख, 2.5 से 5 लाख, 5 से 7.5 लाख, 7.5 से 10 लाख, 10 से 12.5 लाख, 12.5 से 15, और 15 लाख से ज्यादा। यहां तक बात समझ में आ रही? ठीक, तो ये है, ये थे स्लैब्स। अब इन स्लैब्स में देखिए बात क्या था, जो पुरानी टैक्स सिस्टम है इसमें था कि यदि आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तब तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, कोई टैक्स नहीं देना है। यदि आपकी वार्षिक इनकम, सालाना इनकम 2.5 लाख से कम है तब आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा और 5 लाख तक है, 2.5 से 5 के बीच में है, तो आपको 5% अपनी आय का जो है वो टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। यदि आपकी इनकम ओल्ड वाले में 5 लाख से अधिक है और 7.5 लाख तक है, तो सीधे 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा।
बात समझ में आ रहा? ठीक, 7.5 से 10 यानी कि आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं सीधे कि 5 लाख से लेकर यदि 10 लाख के बीच में है तो आपको कितना देना पड़ेगा? आपको 20% देना पड़ेगा। ठीक, आगे क्या है? 10 से 15, 10 से 15, 10 लाख से लेकर यदि 15 लाख के बीच में है तो आपको कितना देना पड़ेगा? 30%। और 30% से आगे भी, मतलब 15 लाख से ऊपर भी 30%। यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या क्या है कि 2.5 लाख तक कुछ नहीं, 2.5 से 5 में 5%, 5 से 10 में 20% और 10 से ऊपर आपको 30% देना होगा। ये है ओल्ड टैक्स रिजीम। यहां तक क्लियर हो रही है बातें? ओल्ड टैक्स रिजीम में इन टैक्स स्लैब्स के साथ साथ आपको कई सारे एग्जेम्पशन मिलते हैं, कई सारी छूटें मिलती हैं। कैसे कि यदि मान के चलिए मैंने इंश्योरेंस ले रखा है अपने लिए या परिवार के लिए, तो उसको जो है वो मेरे टैक्स में से घटा दिया जाता है, मेरे इनकम में से घटा दिया जाता है। ठीक ना? यदि मान के चलिए मैंने रेंट पर घर ले रखा है तो वो वाला जो है वो एक्सपेंस उसको घटा दिया जाता है। इस तरह की बहुत सारी छूटें मिलती है। ठीक ना? तो ये अलग अलग छूटें मिलती थी, जिसके कारण क्या होता था ना कि पूरा टैक्स सिस्टम को, पूरा सीए वगैरह को, मतलब पूरा इस सेटअप को बनाने में, और बार बार की यहाँ से एग्जम्पशन मिल रहा है, वहां से छूट मिल रही है। आपने बहुत सारा सुना होगा कि किसान बचत पत्र में निवेश कर दिया या सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर दिया, तो इन सब के कारण छूट मिल जाती थी। ठीक ना? छूट तो मिल जाती थी, लेकिन बात क्या थी ना कि इसके कारण टैक्स सिस्टम में इसके कारण क्या होता था, टैक्स सिस्टम में या टैक्स भरने में, अरे वो जो फाइल करते थे ना उसमें इतने सारे क्लॉज डालने के चक्कर में बड़ा जंबल्ड हो जाता था, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था समझ पाना। ठीक ना? तो इसी चीज को ठीक करने के लिए, इसी चीज को आसान बनाने के लिए, ताकि कोई भी आम आदमी आसानी से अपना टैक्स फाइल कर सके, इसीलिए लाया गया न्यू टैक्स रिजीम, जिसमें क्या कर दिया गया, जिसमें 2.5 का पहाड़ा पढ़ाया गया और 2.5 का पहाड़ा पढ़ा के क्या कर दिया गया, टैक्स रेट्स को कम कर दिया गया। जरा देखिए, 2.5 से 5 लाख में 5%, 5 से 7.5 लाख में बढ़ाकर कितना किया है, 10%। ठीक ना? 7.5 से 10 लाख में 15%, 10 से 12.5 में 20%, 12.5 से 15 में 25% और 15 से ज्यादा में 30%। अब दिख रहा है यहाँ पर टैक्स रेट कम हो गए ना। अब जरा सोच के देखिए, पहले जो 5 से 7.5 लाख के बीच में था तो पहले उसको देना पड़ता था 20% टैक्स, अब उसको घटाकर कितना कर दिया गया है, मात्र 10%। पहले देखिए 7.5 से 10 लाख के बीच में जो जिनकी आय आती थी उनको कितना देना पड़ता था, उनको देना पड़ता था 20%। अब उनको कितना देना पड़ रहा है, मात्र 15%। यानी टैक्स की दरों में कमी आ गई ना, सरकार ने टैक्स की दरों में कमी कर दी ना। लेकिन मुद्दा ये नहीं था, न्यू टैक्स रिजीम का फायदा यदि आप लेना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, आपके जो वो सारे एग्जेम्पशन थे ना फिर वो आपको नहीं मिलेंगे। बात समझ में आ रहा? तो न्यू टैक्स रिजीम लाया ही इसलिए गया था क्या, कि तुमको हम टैक्स रेट में कमी कर दे रहे हैं, लेकिन ये जो इधर उधर जो है वो टैक्स कंप्लायंस, इधर एग्जेम्पशन उधर एग्जेम्पशन वाली बात थी ना, जिसके कारण हमें दिक्कत हो रही थी या तुम्हें भी टैक्स फाइल करने में दिक्कत हो रही थी, इस समस्या को खत्म करना है। बात समझ में आया? तो ये था आपका न्यू टैक्स रिजीम जो कि 2018-19 में लागू किया गया था। यहां तक बात समझ में आ रही? ठीक ना? ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम क्लियर है? जब ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम क्लियर है तो अब जरा समझिए कि इस बार के बजट में क्या कहा गया है। इस बार के बजट में क्या कहा गया है? इस बार के बजट में क्या कर दिया गया है, दो तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट है उन पर जरा ध्यान दीजिए। कि पहली बात तो इस बार के बजट में जो भी चेंज किए गए हैं वो सारे चेंज न्यू टैक्स रिजीम के संदर्भ में किए गए हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं किया गया है। ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई चेंज नहीं किया गया है। जो चेंजेस किए गए हैं वो किसमें किए गए हैं, वो न्यू टैक्स रिजीम में किए गए हैं। यहां तक बात समझ में आई? अभी आपको दिखाया ना न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में पहले स्लैब कौन सी पहाड़ा पर थे आधारित, 2.5 लाख, 2.5 लाख वाले पर आधारित थे। यानी कि क्या था कि 2.5 से 0 से 2.5, 2.5 से 5, 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5,
12.5 से 15 और 15 प्लस, ये थे स्लैब्स, ये थे न्यू टैक्स रिजीम में स्लैब्स। अब जरा देखिए इस बार जो बदलाव, पहली बात तो आपको पीटी में यही फंसा लेगा, वो स्टेटमेंट दे देगा कि ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स दोनों में चेंज किए गए, नहीं केवल न्यू टैक्स रिजीम में चेंज किए गए हैं। बात समझ में आ रही है? तो न्यू टैक्स रिजीम में क्या कर दिया गया है, पहले 2.5 का पहाड़ा पढ़वाते थे, अब बोल दिया गया है कि 3 का पहाड़ा पढ़ो, ठीक ना। यानी कि अब टैक्स स्लैब्स कैसे हो गए हैं, 0 से 3 लाख, 3 से 6 लाख, 6 से 9 लाख, 9 से 12 और 12 से 15 और 15 प्लस। अब जरा देखिए इसके कारण क्या हो गया, पहले कितने टैक्स स्लैब्स थे, 1 2 3 4 5 6 7, अब घटकर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक टैक्स स्लैब जो है वो कम हो गया। पहला पॉइंट समझ में आया, पहला ये सारे चेंजेस केवल न्यू वाले में हो रहे हैं, ओल्ड वाला का तो सेटअप ही अलग है, मैं बता चुका हूं आपको एक कदम आगे बढ़कर, ओल्ड वाला का सेटअप ही अलग है, उसमें एग्जेम्पशन मिलते हैं, इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, ठीक ना। तो ये चेंज जो लाए गए हैं ये नए वाले के लिए ही है, ठीक ना। क्या था इनमें जो टैक्स रेट था उसमें जो है वो 5 का पहाड़ा पढ़ना होता था, 5 का क्या था, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% और 30%, ऐसे चल रहा था सेटअप, ठीक ना। सेम वही पहाड़ा यहाँ पढ़ दीजिए, ठीक, यहाँ तक 0%, यहाँ 5%, यहाँ 10%, यहाँ 15%, यहाँ 20%, लेकिन यहाँ 25% वाला स्लैब नहीं है, सीधे 30% वाला स्लैब है, सीधे 30% वाला स्लैब है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, पीटी में आपसे क्वेश्चन के रूप में यही पूछा, ये भी मेंशन किया जा सकता है कि 25% वाला स्लैब मौजूद है। आपको पता होना चाहिए कि जो नए चेंजेस किए गए हैं इसमें 25% वाला टैक्स स्लैब ही गायब कर दिया गया है, ठीक दिख रहा ना, 20% के बाद सीधे 30%, 25% वाला टैक्स स्लैब नहीं है मौजूद, ठीक। तो दूसरा तो चेंज ये किया गया। अब जरा समझिए बात को, जो आप लोगों ने खूब सुना होगा इस बार के बजट के बाद क्या की, 7 लाख तक टैक्स पर, आय पर जो है वो कोई टैक्स नहीं देना है। अब आपको लग रहा होगा कि सर आप तो 3 लाख दिखा रहे हैं, यहाँ तो और 2.5 लाख दिखा रहे हैं, हमने तो सुना था क्या कि सर 5 लाख तक पहले नहीं था टैक्स देना, अब जो है वो क्या है 7 लाख तक टैक्स नहीं देना है, सुना है ना आप लोगों ने, ठीक। सर आप तो बता रहे हैं क्या कि 0 मतलब 2.5 लाख तक ही खाली टैक्स माफ है, उसके आगे तो टैक्स लगता है, यही सुना है ना आपने। चलिए बात को बताता हूं, बात क्या है कि इनकम टैक्स के स्लैब्स तो यही है, यानी कि यदि हम इनकम टैक्स कानून की यदि माने ना, या फिर जो हम टैक्स स्लैब की माने, तो आपको छूट मिली हुई है मात्र 3 लाख तक नए वाले में, और पुराने वाले में मतलब क्या बोलते हैं, नए टैक्स के ही पुराने वाले में कितना था, 2.5 तक। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आपको अलग से रिबेट देती है, अलग से छूट दे रही है। गवर्नमेंट क्या कह रही है कि वैसे तो तुम्हारे ऊपर 2.5 लाख से ऊपर जो है वो टैक्स लगना था, या 3 लाख से ऊपर टैक्स लगना था, लेकिन हम तुमको छूट दे रहे हैं, 5 लाख तक पहले बोल रखा था कि टैक्स नहीं देना है, और अब इस बार बोल दिया है कि 7 लाख तक यदि आपकी आय है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, रिबेट, ठीक ना, इसको कहते हैं टैक्स रिबेट। ये देखिए यहाँ टर्म भी दिखेगा आपको, इनकम लिमिट फॉर रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 लाख टू 7 लाख इन न्यू टैक्स रेजिम। ये बात समझ में आई अब, ठीक ना। यानी कि स्लैब यदि पूछा जाए तो स्लैब क्या है, ओल्ड टैक्स रिजीम में स्लैब है 0 से 2.5 लाख तक का ही छूट है, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में गवर्नमेंट क्या करती है, 5 लाख तक आपको टैक्स रिबेट दे देती है, और न्यू टैक्स रिजीम में गवर्नमेंट क्या करती है, आपको 7 लाख तक रिबेट देगी। पहली बात तो ये ध्यान रखिए, और दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो 7 लाख तक वाला रिबेट है ना, ये केवल न्यू टैक्स रिजीम में अप्लाई होता है, ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं। अगर आप रिबेट वगैरह वो जो क्या बोलते हैं एग्जेम्पशन वगैरह का फायदा लेना चाह रहे हैं तो आपको ये वाला नहीं बेनिफिट मिलेगा। जो लोग न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत अपना टैक्स फाइल करते हैं केवल उन्हीं को फायदा मिलेगा, ये बात ओल्ड वालों को नहीं मिलेगा। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात आपको बता देता हूं अलग से कि भारत में जो टैक्स का कैलकुलेशन होता है ना, जो टैक्स कैलकुलेशन होता है वो स्टेप वाइज होता है, स्टेप वाइज होता है। इसका क्या मतलब है, जैसे मान के चलिए यदि मेरी इनकम 7 लाख है और मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में अपना टैक्स
क्या करता हूँ, फाइल करता हूँ। ये छूट होती है। जब मैं टैक्स फाइल कर रहा होता हूँ ना, तो उस टाइम जो है वो मेरे से पूछता है क्या कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करना चाहते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करना चाहते हैं। पुराने वाले में क्या है, मैं एग्जाम्पशन वगैरह ले सकता हूँ, मैंने अगर इंश्योरेंस करवा रखा है, मैंने जो है वो अगर इन्वेस्ट कर रखा है कुछ खास पर्टिकुलर सेक्टर में, तो उन सब का मैं एग्जाम्पशन ले सकता हूँ। न्यू में कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। तो जरा देखिए कैसे होता है। ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या था, 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, तो 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 0 लगा। लेकिन 2.5 से 5 में, 2.5 से 5 लाख में, 2.5 से 5 लाख में कितना पैसा हो गया, 2.5 लाख। इस 2.5 लाख पर कितना लगेगा मुझे, 5%। 2.5 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 2.5 लाख का 5% 12,500, यानी कि इस पर मुझे 12,500 रुपया देना होगा, 12,500। मेरी इनकम तो 7 लाख है, यानी कि 5 से आगे मेरा और कितना बन रहा है, 2 लाख रुपया और बन रहा है। अरे 5 से 7 के बीच में 2 लाख रुपया और बन रहा है ना, तो इस 2 लाख पर मुझे कितना देना होगा। इसके बाद वाला स्लैब क्या था, सीधे 20% वाला स्लैब, यानी कि इस 2 लाख पर मुझे 20% के हिसाब से 40,000 टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि टोटल मेरा टैक्स कितना बना, 62,500। अच्छा 52,500। बात समझ में आया कैसे टैक्स पे होता है, ये क्लियर है, ठीक ना। अब देखिए छूट जो है वो उसी के लिए है जो ओल्ड टैक्स रिजीम में जिसकी इनकम 5 लाख तक है। यदि इनकम 5,05,000 रुपया भी हो गया तो क्या हो जाएगा, फिर उसके ऊपर जो है वो टैक्स के नियम अप्लाई होने लग जाएंगे। बात समझ में आ रहा, यदि आपकी इनकम 5 लाख से कम है तभी आपको छूट है, और नए वाले टैक्स रिजीम में यदि आपकी इनकम 7 लाख तक है तभी छूट है। यदि आपकी इनकम जैसे ही 7 लाख से ज्यादा हुई, जैसे यदि मान के चलिए मेरी इनकम 7,50,000 हो गई, 7,50,000 हो गई। अब बताइए इनकम टैक्स के स्लैब्स क्या हैं कि 0 से 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं, तो कोई ठीक है, कोई टैक्स नहीं लगा। लेकिन 3 से 6 में 5% है, 3 से 6 लाख में 5% देना होगा। तो जरा सोच के देखिए, यानी कि इस बीच में कितना हुआ, 3 लाख हुआ, तो 3 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 3 लाख का 5% हो जाएगा 15,000, 15,000। और इस, अब देखिए ये तो 6 लाख तक था ना, और 6 से 7.5 है मेरा, तो 6 से 7.5 में 10% लग रहा है, यानी कि इस 1.5 लाख पर मुझे 10% देना है, तो 1.5 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 15,000, यानी कि टोटल टैक्स मेरे ऊपर कितना बन रहा है, 30,000। दिख रहा है, यानी कि 7 लाख से क्रॉस होने पर फिर सारे स्लैब अप्लाई हो जाएंगे। यदि मेरी इनकम 7 लाख से कम है तभी मुझे टैक्स रिबेट मिला हुआ है, तब तक मुझे कोई टैक्स नहीं देना है, वो भी न्यू टैक्स रिजीम में। और अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में है तब तो आपको वही 5 लाख तक ही टैक्स रिबेट है, 5 लाख से ज्यादा है तो आपको टैक्स देना है, पिछले वाले स्लैब्स पर भी लगेगा। बात समझ में आया, तो ये है नियम डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड, ठीक ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ है वो ध्यान रखिएगा कि ये जो स्लैब में चेंज किए गए हैं ये खाली न्यू टैक्स रिजीम में किए गए हैं, 3 का पहाड़ा पर बना दिया गया है, ठीक ना। रिबेट किसमें, केवल न्यू टैक्स रिजीम में रिबेट को जो है वो 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया गया है। ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप हैं तो आपको 7 लाख तक नहीं, केवल 5 लाख तक ही रिबेट मिलेगा। यहां तक बात समझ में आई, परेशान नहीं होइएगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग टैक्सेशन चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना, तो उस टाइम और डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ये बात समझ में आ गया। अगला पॉइंट देख लीजिए, इस बार के बजट में क्या बोला गया है कि हाईएस्ट सरचार्ज। आपको बताऊं भारत में टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता है जिसको क्या कहते हैं, सरचार्ज। यानी कि जो बहुत हायर, जो मान के चलिए 1 करोड़ 2 करोड़ जिन इनसे ऊपर जिनकी आय होती है ना, 1 करोड़ प्लस वगैरह होती है, 50 लाख प्लस, इनफैक्ट 15 लाख प्लस से ही लगने लग जाता है, ठीक ना। तो इनके ऊपर टैक्स का 1% सरचार्ज लगाया जाता है, सरचार्ज के रूप में इनके ऊपर लगाया जाता है। अभी तक क्या था कि भारत में हाईएस्ट जो सरचार्ज लगता था वो 37% का लगता था, ठीक ना, जो कि 5 करोड़ से ऊपर जिन लोगों की इनकम 5 करोड़ प्लस थी ना, 5 करोड़ प्लस थी, तो इन पर वो 30% वाला तो वो तो चलेगा ही, 30% इनकम टैक्स, क्योंकि 15 लाख प्लस है तो 5 करोड़ 15 लाख प्लस में ही तो आएगा, तो 30% टैक्स तो लगता ही था। लेकिन ये 30% जितना टैक्स लगा ना, इस टैक्स के ऊपर अलग से 37% सरचार्ज लिया जाता था। ये बात समझ में आई।
अरे 15 लाख से ऊपर जितना भी कमा रहे हो 30% ही लगेगा। लेकिन क्या है, फिर उनके ऊपर सरचार्ज 1 करोड़ से अधिक पर, यदि मेरी इनकम यदि 1 करोड़ से ज्यादा हो, 30% मेरे से टैक्स तो ले ही लेगी सरकार, लेकिन ये 30% जितना टैक्स बना है ना, इस पर 25% अलग से सरचार्ज लगता था। तो क्या हो जाता था, पहले ये जब 30% और प्लस 37% लगता था ना, तो अल्टीमेटली कितना टैक्स हो जाता था इस मनुष्य के ऊपर, 42.5% के आसपास। यानी कि भारत में जो लोग 5 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं उनके ऊपर कितना हो जाता है टैक्स, उनके ऊपर टैक्स हो जाता था 42% से ज्यादा। ठीक, अब सरकार ने क्या किया है, इस हाईएस्ट सरचार्ज को घटा दिया है, यानी कि अब भारत में हाईएस्ट सरचार्ज जो है वो कितना रह जाएगा, 25% ही। यानी कि 1 करोड़ प्लस वाला जो है वो उसी को 5 करोड़ प्लस वाले में भी अप्लाई कर दिया है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, अब भारत में हाईएस्ट टैक्स जो है वो घटकर 42 की जगह 39% के आसपास आ जाएगा। ये बात समझ में आई, ठीक ना, ये क्लियर है। अगला देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक्सटेंडिंग द बेनिफिट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक ना। भारत में जो सैलरीड क्लास है या जो पेंशनर्स हैं उनको न्यू टैक्स रिजीम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा दिया जाएगा। 50,000 तक जो है ना वो स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलता है। यानी कि टेक्निकली यदि आप देखें, अगर आप सैलरीड क्लास या यदि आप पेंशनर्स हैं तो आपको 7 लाख तक ही नहीं, आपको 7.5 लाख तक की आपकी आय पर कोई टैक्स नहीं देना, ठीक ना। यदि आपकी आय 7.5 लाख तक है तब भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है, 50,000 का अलग से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। अगला क्या है, इंक्रीजिंग टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ 25 लाख ऑन द लीव इनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट फॉर नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉय। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये लीव इनकैशमेंट क्या है, लीव इनकैशमेंट क्या है, बात क्या है जरा समझिए। आपको पता है ना, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सबके अपने अपने नियम होते हैं। नियम क्या होते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि वो अपने एम्प्लॉय को ये बोल देता है कि आपको साल भर में 20 पेड लीव मिलेंगे, पेड लीव, यानी कि साल भर में आप इस साल भर में आप 20 छुट्टियां ले सकते हैं जिसके बदले आपका पैसा नहीं काटा जाएगा। तो 20 पेड लीव दिए गए हैं। अब जरा सोच के देखिए, यदि कोई आदमी ऐसा हो जो बहुत ज्यादा वर्कोहोलिक हो, या फिर मान के चलिए जिसको छुट्टी पे नहीं जाना है, उसने क्या किया, मान के चलिए कि 5 छुट्टियां ली, 20 पेड लीव थे, उसने 5 छुट्टियां ली, लेकिन 15 दिन उसने आकर काम किया। तो आपको नहीं लग रहा है कि उसने 15 दिन जो एक्स्ट्रा काम किया है उसके बदले उसको कुछ भुगतान होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा उसको मिलना चाहिए? That is what is known as leave encashment। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है leave encashment। लीव इनकैशमेंट यही है। अब जरा सोच के देखिए, जीवन भर हर साल मेरे इतने इतने लीव थे लेकिन मैंने अपने लीव से कम कम लिया है, तो ये सारा पैसा जो है वो क्या हो रहा होता है, जमा होता चला जाता है, और जब वो आदमी रिटायर हो रहा होता है तो ये सारा पैसा एक मुश्त उसको दे दिया जाता था। तो पहले क्या था, 2003-4 की ही बात है, 2003-4 तक लिमिट क्या था कि 3 लाख, 3 या 2.5 लाख के आसपास था कि यदि इतने तक आपका लीव इनकैशमेंट बन रहा है ना, 2.5 लाख तक अगर आपका लीव इनकैशमेंट बन रहा है तो आपको इसके ऊपर किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता था, ठीक ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस बार के बजट में इसी को बढ़ाकर 25 लाख तक कर दिया है। यानी कि मान के चलिए पूरे जीवन में मैंने अगर किसी कंपनी में काम किया और मान के चलिए मेरे को जितने पेड लीव मिल रहे थे, भुगतान आधारित जितनी भी छुट्टियां मिल रही थी, मैंने अगर उससे कम ली है तो बदले में जो मुझे भुगतान हो रहा है अगर वो 25 लाख तक है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यदि वो 25 लाख से ज्यादा है तो फिर क्या होगा, वो मेरे इनकम में जुड़ के और इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार मुझ पर टैक्स किया जाएगा। क्या भी बात समझ में आ गई लीव इनकैशमेंट का क्या है सेटअप? तो ये है आपका लीव इनकैशमेंट से रिलेटेड पॉइंट। अब जरा देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सिंप्लीफाइंग टैक्स बेनिफिट्स फॉर इंडस्ट्री। गवर्नमेंट ने क्या किया है, एमएसएमईज के लिए टैक्स रेट्स वगैरह में कमी की है, ठीक ना। Enhanced limit for micro enterprises and professional to avail the benefit of presumptive taxation। फिर से टेक्निकल टर्म आ गया, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या है।
प्रिजम्पटिव टैक्सेशन किसे कहते हैं, जरा बात को समझिएगा। मान के चलिए मैं क्या है, मैं हूं एक छोटा बिजनेस चला रहा हूं, या मैं कोई एक प्रोफेशनल हूं। तो अभी क्या होता है कि मान के चलिए मैं जो भी बिजनेस कर रहा हूं तो इसमें मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट है, फिर उसके बाद मैं उसको सेल करता हूं, फिर मैं अपना प्रॉफिट निकालता हूं, ठीक ना। बाकी इधर उधर के खर्चे मेरे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं ना ये सब। तो इन सब के लिए मुझे क्या आवश्यक है, एक सीए की आवश्यकता है, एक चार्टेड अकाउंटेंट की आवश्यकता है, जो क्या करे, इन सब को जो है वो एकदम बढ़िया से बना के रखे, सेटअप बना के रखे, कितना खर्च हो रहा है, कितना रॉ मटेरियल आ रहा है, कितना एम्प्लॉय को जा रहा है, कितना मशीन में जा रहा है। तभी तो मैं साल के अंत में जो है वो गवर्नमेंट को अपना टैक्स पे कर पाऊंगा, मैं उसको बता पाऊंगा क्या कि ये देखो मेरा पूरा ये खर्च है, इतना इतना बन रहा है, इसके हिसाब से आपका ये टैक्स बनता है। बात समझ में आई, यही तरीका। या फिर मान के चलिए मैं कोई प्रोफेशनल हूं, मैं एक प्रोफेशनल हूं, तो अगर मैं प्रोफेशनल भी हूं तब भी कोई सर्विस जनरेट करने के लिए, कोई सेवा उत्पन्न करने के लिए मेरे भी तो खर्चे हैं। जैसे कि मान के चलिए मैं यहाँ आपको पढ़ाने आ रहा हूं, तो आपको पढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, खुद भी पढ़ना पड़ रहा है। तो मान के चलिए क्या किया, मेरे जो क्या बोलते हैं स्टेशनरी आइटम्स में जो खर्च है, या फिर मान के चलिए मुझे लैपटॉप खरीदना पड़ा, ठीक ना, या फिर मान के चलिए मुझे बाइक खरीदनी पड़ी, तो ये सारे जो मेरे खर्च हैं ये सब तो इसी उद्देश्य से है ना, जो मैं सर्विस ज्यादा अच्छे से प्रदान कर सकूं। तो ये मेरे तो खुद के एक्सपेंडिचर हुए ना। तो आप गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली मेरा जो फाइनल इनकम है उसी में से डायरेक्ट चार्ज तो नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये सारे मेरे खर्चे भी तो हैं, तो इसको माइनस भी तो करो। बात समझ में आ रहा? तो अब जरा सोच के देखिए, इस पूरे के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से मेरे को एक सीए रखना पड़ेगा जो क्या करे, पूरा इन सब चीजों का ध्यान रखे कि कितना खर्च हो रहा है, कितना जो है वो डेली का पेट्रोल लग रहा है, क्या कुछ खर्च हो रहा है, इन सब चीजों का लेखा जोखा रखे। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि तुम छोटे प्रोफेशनल हो, तुम जो है वो छोटे बिजनेस हो, इतना ज्यादा तुम पैसा नहीं कमा रहे हो कि तुम जो है वो अफोर्ड कर सको एक तो सीए को रख के अलग से जो है वो फिर से अपना खर्चा बढ़ाओ। तो ऐसा करते हैं कि हम मान लेंगे कि इतना तुम्हारा प्रॉफिट होगा। जैसे कि बिजनेस के कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट ने क्या कहा कि तुम्हारे जो भी सेल होंगे ना, जितना तुम सेल करोगे जितना, कम से कम बस इस सेल को तो याद रख सकते हो कि तुमने जो है वो साल भर में कितना पैकेट बिस्कुट बेचा, या फिर मान के चलो साल भर में तुमने कितनी जो है वो बिरयानी की प्लेट बेची, ये तो अंदाजा लगा सकते हो। हम ये मान लेंगे कि इसमें से 6% जो है वो तुम्हारा प्रॉफिट था। इतना तो प्रॉफिट कमा ही लोगे ना, 6% भी नहीं अगर प्रॉफिट कमाओगे तो फिर तो बिजनेस बंद कर दो, ठीक ना। तो अगर इतना प्रॉफिट कमा रहे हो ना, तो हम मान लेंगे कि 6% तुम्हारा प्रॉफिट है, और जितना भी तुमने सेल किया है उसका 6% पर हम टैक्स लगाएंगे। तो यानी कि गवर्नमेंट यहाँ क्या कर रही है, यहाँ पर गवर्नमेंट प्रिज्यूम कर ले रही है कि इतना तो कम से कम प्रॉफिट हुआ ही होगा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। क्लियर है? इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। ऐसे ही प्रोफेशनल के भी कंटेक्स्ट में, ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट प्रिज्यूम कर ले रही है कि इतना तो लाभ हुआ ही होगा। दैट इज व्हाट इज नोन एज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसमें छूट दे दी है, लिमिट बढ़ा दिया है। इनमें क्या था, इनमें पहले था 2 करोड़ तक, जिसको बढ़ाकर अब गवर्नमेंट ने 3 करोड़ कर दिया है। और इनमें था पहले 50 लाख तक, जिसको बढ़ाकर गवर्नमेंट ने अब कर दिया है 75 लाख। यानी कि 75 लाख तक यदि प्रोफेशनल से के थ्रू जो है, तो उसमें भी मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का फायदा ले सकता हूं। और यदि कोई बिजनेस, माइक्रो बिजनेस जो है वो 3 करोड़ तक सेल कर रहा है, तब भी वो जो है वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का फायदा ले सकता है। लेकिन 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 यहाँ एक शर्त गवर्नमेंट ने रख दी है कि 95% ऑफ रिसीट्स शुड बी इन नॉन कैश फॉर्म। यानी कि 95% मेरा, जैसे मान के चलिए मुझे जो पेमेंट हो रहा है, या ये जो बिजनेस जो है, ये जो अपना माल बेच रहा है, ये किस कंटेक्स्ट में, किस फॉर्म में होना चाहिए, ये नॉन कैश फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि ये ऑनलाइन होना चाहिए, डिजिटल पेमेंट होना चाहिए। तभी आपको ये वाला फायदा मिलेगा। कौन सा वाला, कि 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ और 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख। अगर आप ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो अगर कैश फॉर्म में ले रहे हैं, तो फिर आपको ये इनहेंस्ड बेनिफिट का फायदा नहीं मिलेगा। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का फायदा मिल रहा है, लेकिन ये जो 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख किया गया है, और ये जो 2, ये वाला फायदा, ये पॉइंट भी समझ में आ गया, ठीक ना, कि आखिर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है। नाम से समझ जाइएगा, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का सिंपल सा क्या मतलब
ज्यूम कर लेगी गवर्नमेंट टैक्स को, दैट इज व्हाट इज नोन एज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। यहां तक क्लियर? अगला देखिए, ठीक, क्या है? डिडक्शन इन पेमेंट मेड टू एमएसएमई टू बी अलाउड ओनली व्हेन पेमेंट इज एक्चुअली मेड। एमएसएमईज को डिडक्शन वगैरह जो मिलता है ना, ये डिडक्शन तभी उसको मिलेगा जब वास्तव में पेमेंट किया गया है, ठीक ना। मतलब ऐसा नहीं क्या कि तुम अपने बुक्स में, अपने जो है वो अकाउंट में जो है वो बस दिखा दे रहे हो क्या कि हमने ये लॉस किया है या हमने पेमेंट किया है और हमें डिडक्शन देना है। जिस दिन तुम पेमेंट एक्चुअल करोगे उसी दिन तुमको डिडक्शन मिलेगा। अगला क्या है? 15% टू न्यू कोऑपरेटिव्स एंड मैन्युफैक्चरिंग 31 मार्च 2024, ठीक ना। भारत में कंपनियों पर जो टैक्स लगता है दैट इज व्हाट नोन एज कॉर्पोरेट टैक्स, उनको क्या कहते हैं? निगम कर। सरकार ने क्या कहा है कि ऐसे मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे विनिर्माण उद्योग या ऐसे विनिर्माण इकाइयां जो 31 मार्च 2024 से पहले पहले मैन्युफैक्चरिंग करना, विनिर्माण करना स्टार्ट कर देगी, उनको हम क्या करेंगे? 15% ही कॉर्पोरेट टैक्स लेंगे। बात समझ में आ रहा? तो इसका क्या उद्देश्य है? भारत में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को और ज्यादा प्रमोट करना। केंद्र सरकार क्या कह रही है कि जो लोग न्यू कोऑपरेटिव्स यानी कि ऐसे नए सहकारी तंत्र, ऐसे नए सहकारी संस्थाएं जो 31 मार्च 2024 से पहले पहले भारत में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगे, उनके ऊपर निगम कर कितना होगा? 15%। ये पॉइंट समझ में आया? 15%, 15% क्वेश्चन के रूप में ध्यान रखिएगा। अगला क्या है? हायर लिमिट ऑफ 2 लाख पर मेंबर फॉर डिपॉजिट ऑफ लोन इन कैश बाय पैक्स एंड पैक्स। बताया था उस टाइम जब प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, बोल क्या दिया गया है कि 2 लाख तक जो है वो अब आप निवेश कर सकते हैं। पहले जो है वो लिमिट कम हुआ करता था, अब इसको बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है कि प्रति मेंबर जो है वो इनमें क्या कर सकता है? डिपॉजिट भी कर सकता है और लोन के रूप में ले भी सकता है पैक्स से, ठीक है। अगला क्या है कि टीडीएस और कैश विड्रॉल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। पहले क्या था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज अगर कैश विड्रॉ करती थी ना, कैश निकालती थी, बैंक वगैरह से कैश निकालती थी, तो 2 लाख तक जो है, नहीं 2 करोड़ तक जो है वो क्या था? कोई टीडीएस नहीं लगता था। और 2 करोड़ से ज्यादा, जैसे 2 करोड़ 15-50 लाख निकाला ना, तो क्या होता था? उस पर टीडीएस कट जाता था, यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। यानी कि उस बैंक को ही बोला जाता था कि तुम जो इसको 2 करोड़ 50 लाख दे रहे हो ना, 2.5 करोड़ जो दे रहे हो, तो इसका 10% काट के पहले ही रख लो। बात समझ में आया? इससे टीडीएस के अपने फायदे होते हैं ना। सरकार इसके माध्यम से ये भी चेक करती है कि कहां से कहां पैसा जा रहा है। टीडीएस के रूप में जमा हुआ तो सरकार को ये पता चल गया कि अच्छा इसने 2.5 करोड़ रुपया भी निकाला है। टीडीएस बाद में रिवर्ट हो जाता है, वापस मिल जाता है। यदि आप टैक्स के दायरे में नहीं आ रहे हैं या फिर आपकी लिमिट जो है वो टैक्स से कम है तो टीडीएस वापस भी हो जाता है। टीडीएस जब टैक्सेशन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना उस टाइम डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी मजबूरी समझिए। अभी हम लोग बजट पढ़ रहे हैं तो अभी पता चला मैं टीडीएस समझाने लग गया, 1 घंटा टीडीएस। ठीक, तो पहले क्या था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो कैश विड्रॉ करती थी तो 2 करोड़ तक अगर वो टैक्स विड्रॉ करती थी तो उनके ऊपर टीडीएस नहीं लगता था। अब इस लिमिट को बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है कि यानी कि अब 3 करोड़ तक भी पैसा अगर कैश में विड्रॉ करेंगे तो टीडीएस नहीं लगेगा। ये भी बात समझ में आया? अगला देखिए, स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए क्या किया गया। पहले ये डेट हुआ करता था 31 मार्च 2023 था। क्या था कि 31 मार्च 2023 से पहले भारत में जो भी स्टार्टअप इनकॉर्पोरेट होते हैं या कि स्टार्टअप्स की स्थापना होगी, उनको क्या करना है? इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, यानी कि उनको आय करों में छूट मिलती थी। अब इसी को 1 साल और बढ़ा दिया गया है और इस 2023 के जगह अब क्या कर दिया गया है? 2024 तक जो भी स्टार्टअप्स भारत में बनेंगे ना, जो भी भारत में स्टार्टअप्स आएंगे, उनको क्या किया जाएगा? टैक्स में बेनिफिट दी जाएगी। उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। भारत में ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप आएंगे, ज्यादा से ज्यादा रोजगार क्रिएट होगा, ज्यादा से ज्यादा यूनिकॉर्न बनेंगे, ठीक ना। तो 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, बेनिफिट्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ऑन चेंजेस ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ स्टार्टअप्स फ्रॉम 7 ईयर ऑफ द इनकॉर्पोरेशन डेट टू 10 ईयर्स। क्या बोल दिया गया है? बात को समझिए। लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना, व्हाट इज दिस कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस? दिमाग में आ रहा होगा कि सर थोड़ा सा ये ऊपर से गया, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस का क्या मतलब है?
मैं बोल रहा हूँ सरकार ने क्या कहा है कि इसको 7 साल से बढ़ाकर 10 साल तक कर दिया है। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसको बढ़ाकर कर दिया है 10 साल तक। कैरी फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है? मान के चलिए मैंने कोई स्टार्टअप तैयार किया, यानी मैंने कोई स्टार्टअप बनाया, ठीक ना। अब क्या है, पहले साल मेरे को लॉस हुआ मान के चलिए 30 करोड़ का। पहले साल मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे लॉस हुआ 30 करोड़ का। दूसरे साल क्या हुआ, मुझे मान के चलिए लॉस हुआ 10 करोड़ का। यहाँ पर माइनस का मतलब लॉस। तीसरे साल जो है वो मुझे लॉस हुआ 5 करोड़ का, ठीक ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 3-3 साल से लॉस कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए ना बिजनेस, कर ही काहे रहे हैं, ठीक ना। अरे ऐसा नहीं है, बिजनेसेस को जो है वो स्टार्ट में लॉस होता है, ठीक ना। लॉस होता है, आपको दिखाऊं, बहुत तगड़ा तगड़ा लॉस होता है। ऐसा ऐसा लॉस होता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ये देखिए, जोमेटो से खाना मंगाते हैं ना, हाँ, जोमेटो, ये है जोमेटो कंपनी, ठीक ना। अभी इसके शेयर के एक शेयर का प्राइस है 64 रुपया, अभी 10:24 आज का प्राइस है। ये देखिए जोमेटो, इसका कच्चा चिट्ठा दिखाता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक ना। ये कंपनी 2015 से चल रही है, एक तरह की स्टार्टअप है, ठीक ना। ये देखिए नेट प्रॉफिट 2015 में -72, इसका क्या मतलब है कि इसने लॉस किया था 72 करोड़ का। दीज ऑल प्राइसेस आर इन करोड़, ये सारे प्राइस है ना वो करोड़ में है। 72 2016 में 281, 2017 में 585, सारे माइनस 78, 940, 2451, 886, यानी कि इस कंपनी ने आज तक 8 आना भी नहीं कमाया है। बात समझ में आ रहा? स्टार्टअप्स बहुत लॉस होता है, लेकिन आदत बदलनी है ना। कोई अपना अपना बिजनेस स्ट्रेटजी होता है, जो भी मैंने दिखाया ना। 2015 से लेकर आज हम 2023 में आ गए हैं, आज तक इस कंपनी ने 8 आना भी नहीं कमाया है, 1 रुपया भी नहीं कमाया है। देख रहा कितना बड़ा बड़ा लॉस है। ऐसा आपको लग रहा होगा कि ये सर एग्जाम्पल एक ही तो दी है, इस उम्मीद में कि भविष्य में कमाएंगे, भविष्य में कमाएंगे। आदत, कस्टमर एक्विजिशन, सबके अपने अपने बिजनेस स्ट्रेटजी होती है ना। उनके पास जो डेटा है, आप जरा सोच के देखिए ना, आज जोमेटो के पास इतना तगड़ा डेटा है क्या कि वो पूरे भारत में जानता है कि किस क्षेत्र में किसको क्या पसंद है, उसके बिजनेस पर भविष्य में वो कुछ करे, ठीक ना। अपनी अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी होती है, सबका अपना अपना तरीका होता है। जियो अब ये बोलेगा कि सर जियो ने 1 साल तक क्यों फ्री में दिया था, बात समझ में आए? तो वही वही होता है, आदत छुड़ानी है ना। पहले हमारा आदत है क्या कि हम इमेजिन ही नहीं करते कि घर पे भी खाना आ सकता है, अपना अपना तरीका। कोई नहीं, इसको तो जानते ही होंगे, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, हाँ नहीं सुना है नाम? अब नाम सुना होगा आप लोगों ने। इसकी पेरेंट कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, ठीक ना। पेटीएम करो, देखते हैं पेटीएम ने कितना पैसा कमाया है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, 2016 से कंपनी स्टैब्लिश हुई है, ठीक ना। ये देखिए नेट प्रॉफिट माइनस 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 माइनस, आज तक इस कंपनी ने भी 1 पैसा नहीं कमाया। बात समझ में आ रहा? तो ऐसे कंपनीज को जो है स्टार्टअप्स को स्टार्टिंग में लॉस होता है, अपना अपना बिजनेस मॉडल पर डिपेंड करता है, अपना अपना बिजनेस करने का तरीका हो सकता है। वो अभी कैसे खाली कस्टमर एक्विजिशन पर देखिए, सेल्स उनके बढ़ रहे हैं ना। स्टार्टिंग में जब उसने स्टार्ट किया था 2016 में, तो उसके सेल्स से मात्र 449 करोड़, देखिए बढ़ते गए ना, 20 गुना बढ़ गए ना, 400 से 6000 पर आ गए हैं। तो अभी वो सेल्स बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं, अपना अपना तरीका होता है सबका बिजनेस करने का, ठीक ना। तो ऐसे ही स्टार्टअप्स को स्टार्टिंग में लॉस होता है, जोमेटो को भी देख लीजिए खूब सारा स्टार्टिंग में। देखिए सेल्स बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं, 79 करोड़ जो है वो बेचते थे ये 2015 में, अभी देखिए कितना पहुंच गया है। कैन यू इमेजिन, 6 साल में इसने अपने सेल को कितना बढ़ा दिया। ये सारे तरीके होते हैं अपना अपना बिजनेस करने का तरीका, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर मैं क्या दिखाना चाह रहा था, मैं यहाँ आपको दिखाना चाह रहा था कि हाँ स्टार्टअप्स को लॉस होते हैं, ठीक ना। तो हमने तो बस 3 ही साल लॉस किया है, तो मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर आप ऐसा वाला बिजनेस कर काहे रहे हैं, ठीक ना।
तो कहाँ गए हम, जा मेरा लॉस ही मिट गया। मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था मान के चलिए मैंने कोई स्टार्टअप तैयार की, मतलब क्रिएट किया, पहले साल हो गया मेरे को कितना, मान के चलिए 20 करोड़ लॉस, 20 करोड़ लॉस हो गया। दूसरे साल मुझे 5 करोड़ के आसपास लॉस हुआ। तीसरे साल जो है वो मुझे मान के चलिए 2 करोड़ लॉस हुआ, 2 करोड़ लॉस हुआ। चौथे साल जो है वो मान के चलिए मेरे को जाकर हुआ है 5 करोड़ प्रॉफिट, ठीक ना। तो ऐसा नहीं है, सरकार ऐसा नहीं कर सकती है कि 3 साल तक तो मेरे से कोई टैक्स नहीं ले रही थी और चौथे साल जैसे ही मैंने 5 करोड़ कमाया तो सरकार बोलेगी क्या कि दो अब इसका, ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट क्या बोलेगी, गवर्नमेंट ने अनुमति दे रखी है कि 7 साल तक मैं अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं। इसका क्या मतलब है कि 7 साल तक जितना मेरे को प्रॉफिट और लॉस होगा ना, मैं सारे प्रॉफिट में से सारे लॉस को माइनस करके जो मेरा नेट प्रॉफिट होगा मैं केवल उसी पर टैक्स दूंगा। अब बात समझ में आया व्हाट इज कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का क्या मतलब है कि मैं ऐसे लॉस को अपने कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं। गेटिंग माय पॉइंट, यानी कि मान के चलिए 5वें साल में अगर मुझे फिर से 20 करोड़ प्रॉफिट हुआ, अगर छठे साल में मुझे मान के चलिए 25 करोड़ प्रॉफिट हुआ, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बोलेगी कि तुमको तो इस साल 25 करोड़ प्रॉफिट हुआ है तो 25 करोड़ का जो है वो इतना परसेंट मुझे दो टैक्स के, ऐसा नहीं होता। वो क्या करेंगे, मैं इस 7 साल का वो करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस को मैं कैलकुलेट करूंगा और प्रॉफिट जितना मुझे टोटल हुआ है उसमें से मैं लॉस को माइनस करके दूंगा टैक्स। गेटिंग माय पॉइंट, स्टार्टिंग में मुझे लॉस भी तो हुआ था। तो ये होता है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। अब बात समझ में आ गई ना, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस क्या कहते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या कह दिया है, गवर्नमेंट ने कह दिया है कि पहले ये था 7 साल तक के लिए ही, नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 10 इयर्स। अब इससे क्या हो जाएगा, इससे स्टार्टअप्स को वो मिल गया ना, बेनिफिट मिल गया ना, कि अब जो है वो 10 साल तक मान के चलिए अपने कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं लॉसेस। ठीक ना। तो ये सारे प्रयास हैं जिसके माध्यम से सरकार क्या करना चाह रही है, भारत में स्टार्टअप्स वगैरह को समर्थन देना चाह रही है, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करना चाह रही है। ठीक है, अगला देखिए, इनकम ऑफ अथॉरिटीज, बोर्ड्स एंड कमीशंस सेट अप बाय स्टैट्यूट्स ऑफ द यूनियन स्टेट टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स इन सर्टेन सेक्टर। यानी कि ऐसे संस्थाएं, बोर्ड, कमीशन जो कि कानून के माध्यम से केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए हैं, उनको इनकम टैक्स वगैरह में जो है वो कुछ छूट मिलेगी। ठीक, ये भी एक प्रोविजन था। एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ टैक्स बेनिफिट्स ऑफ फंड रिलोकेटिंग टू आईएफएससी गिफ्ट सिटी, इसको भी 31 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है कि गिफ्ट सिटी वगैरह में जो रिलोकेट हो रहा है फंड वगैरह, उन सबको टैक्स बेनिफिट्स वगैरह दिए जाएंगे। और इस डेट को पहले 31 मार्च 2023 था, उसको भी बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 2025। अब बात समझ में आई, क्रिस्टल क्लियर हुआ डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन थे। कुछ पॉइंट जो महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में आपको याद रखना जरूरी है वो याद रखिए। पहली बात तो इनकम टैक्स स्लैब में जो चेंज हुए हैं वो केवल न्यू टैक्स रिजीम में हुए हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई चेंज नहीं, पहली बात। दूसरी बात, 7 लाख तक जो टैक्स में रिबेट मिल रहा है वो केवल न्यू टैक्स रिजीम में मिल रहा है, ओल्ड टैक्स में 5 लाख वाला ही रिबेट मौजूद। दूसरी बात समझ में आ गई। तीसरी बात कि पहले जो है वो हाईएस्ट सरचार्ज था वो 39% हुआ करता था, नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 25%, दैट टू इन न्यू टैक्स रिजीम ओनली, जो भी किसमें है, केवल न्यू टैक्स रिजीम में। बात समझ में आया यहां तक। ठीक, गवर्नमेंट ने क्या कह दिया है, गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि अब हम न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बना देंगे। यानी कि अगर आपने इनकम टैक्स फाइल करते वक्त अगर आपने चूज नहीं किया ना कि हम ओल्ड टैक्स रिजीम में ही भरना चाह रहे हैं अपना टैक्स, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही डाल देगा। बात समझ में आ रहा। अब जरा सोच के देखिए, इन सब के कारण क्या हो रहा है, अब क्लियरली दिख रहा है ना कि गवर्नमेंट न्यू टैक्स रिजीम को प्रमोट कर रही है। ये दिख रहा है ना, क्योंकि सारे रिबेट, सारे बेनिफिट्स जो है वो न्यू टैक्स रिजीम में दे रही है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट खुद ओल्ड टैक्स रिजीम से पीछा छुड़ाना चाह रही है। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या है, बहुत सारे आपको एग्जेम्पशंस मिलते थे, यानी कि क्या है, इंश्योरेंस वगैरह अगर आप करवाते थे तो उन सब पर आपको बेनिफिट मिल जाता था। अब जरा देखिए इस प्रोविजन का इंपैक्ट क्या होता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक ना।
ये देखिए एक साल, इसका एक साल का चार्ट दिखा रहा हूं। इस एक साल के चार्ट में ये डेट देखिए, ये डेट क्या है, 31 जनवरी 2023, यानी कि क्या है, कल बजट आने वाला है। आपको बता रखा है ना 1 फरवरी को बजट आता है। प्राइस कितना है, 452 रुपया। अगले दिन जब बजट आया प्राइस कहां घुस गया, यानी कि एक दिन में 400 यानी कि 15% का फॉल। क्यों क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट न्यू टैक्स रिजिम को प्रमोट कर रही है, इसका मतलब क्या है कि लोग, इसका मतलब कम से कम इंश्योरेंस करवाएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को बेनिफिट ही कम मिलेगा। लोग पहले इंश्योरेंस ज्यादा इसलिए भी करवाते थे क्योंकि टैक्स में बेनिफिट मिल जाता था। दिख रहा है कंपनी के शेयर एक दिन में 15% गिरे हैं। ठीक ना, आपका बैंक जो है ना वो आपको साल भर में 3% प्रॉफिट देता है, एक दिन में 15% फॉल। दिख रहा, याद है जब मैंने बजट स्टार्ट किया था मैंने बताया था ना कि बजट के एक एक डिसीजन का इंपैक्ट बहुत तगड़ा होता है। जरा सोच के देखिए एक दिन में 15% गया। केवल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ही नहीं, एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको तो जानते ही होंगे। देखिए इसका हाल देखते हैं जरा, ठीक ना। ये कौन सा दिन है, 31 जनवरी, ठीक ना, 653 रुपया प्राइस, और 1 फरवरी को क्या है प्राइस, 598। गया गया 10% ये भी फॉल हुआ। सारे देख लीजिए जितने भी आपको इंश्योरेंस कंपनी दिखेंगी सारी एक एक दिन में 15% 20% घुसी पड़ी थी। ठीक ना, देखिए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ये देखिए ये कौन सा दिन है, 30 जनवरी। ये कौन सा है, 31 जनवरी। एक शेयर का प्राइस कितना है, 1219, है ना। अगले दिन देखिए हाल, ये हाल देखिए, दिख रहा, यानी कि ऑन एन एवरेज सभी, बस ये बजट आते ही, दिख रहा। मैंने बताया था ना कि बजट का इंपैक्ट जो है वो लोगों पर, कंपनीज पर, इन सब पर बहुत तगड़े रूप से पड़ता है, बहुत प्रभावी रूप से पड़ता है। दिख रहा है, पड़ रहा है ना प्रभाव। बात समझ में आया, यही मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को। आपके लाइफ पर इसलिए पड़ता है क्यों, क्योंकि मान के चलिए कल तक आपको 5 लाख से ऊपर पर टैक्स देना पड़ रहा था, अब आपको 7 लाख तक छूट मिल गई है। तो चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे कंपनी हो, चाहे देश हो, चाहे विश्व हो, सब पर प्रभाव पड़ता है इसका। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब जरा बढ़ते हैं, अब जरा बढ़ते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के पास पैसा आता कहां कहां से है। ठीक ना, सरकार के पास आय के स्रोत क्या क्या है। ये देखिए रुपीज कम फ्रॉम, सरकार के पास पैसा आता कहां से है। सबसे ज्यादा पैसा सरकार के पास आता है, वो किस रूप में आता है, कर्ज के रूप में। पीटी में सीधे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, कर्ज। सरकार यदि 100 रुपया साल भर में कमाती है तो उसमें से 34 रुपया जो है वो सरकार कर्ज लेकर ही कमाती है। गेटिंग माय पॉइंट। दूसरा, आपसे ये भी क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि टैक्स, सभी टैक्सों में, सभी करों में सबसे ज्यादा किस कर से सरकार को पैसे की प्राप्ति होती है, देन दैट इज व्हाट, जीएसटी। ठीक ना, 17% सरकार की कुल आय का वो किससे मिलता है, जीएसटी से मिलता है। ठीक ना, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स दोनों बराबर है। इनकम टैक्स यानी कि हम, आपकी आय के ऊपर जो टैक्स लगता है दैट इज नोन एज इनकम टैक्स, और कंपनियों के आय पर जो टैक्स लगता है या कंपनियों के प्रॉफिट पर जो टैक्स लगता है दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक ना, निगम कर कहते हैं। ठीक ना, ये क्या है, ये है आय कर और ये है निगम कर, ये दोनों बराबर है। ऑप्शन के रूप में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दोनों तीनों देगा। सबसे ज्यादा जो है वो टैक्स कलेक्शन कौन से टैक्स कर से होता है, तो जीएसटी याद रखिएगा। और यदि आपसे पूछे कि आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है तो खोज लीजिएगा बोरोविंग एंड अदर लायबिलिटीज। ये भी क्लियर है। ठीक ना, अगला पॉइंट देखिए, सरकार का सबसे ज्यादा पैसा जाता कहां कहां है। सरकार का सबसे ज्यादा पैसा किसमें जाता है, सिंपल सी बात है, यदि सबसे ज्यादा पैसा आता है उधारी से तो सबसे ज्यादा पैसा जाएगा कहां, उधार की चुकाने में, उधार को चुकाने में। सिंपल सी बात है, यदि आपके जीवन में भी आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो अगर किससे आ रहा है, उधार ले लेके, तो सिंपल सी बात है जब सैलरी आएगी तो दोगे ना, जिनसे ले रखा है उनको दोगे ना, तो आपका पैसा जाएगा भी तो इंटरेस्ट पेमेंट में। तो सिंपल वही यहां भी दिख रहा है आपको। ठीक ना,
उसके बाद कौन से सेक्टर में जाता है? स्टेट शेयर इन टैक्स एंड ड्यूटीज। पढ़ाऊंगा, जब फिस्कल सिस्टम पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा कि 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा है कि 40% ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग, जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है उसका 41% जो है वो राज्यों में क्या किया जाएगा? बांटा जाएगा। तो दिख रहा ना, 18% जो है वो किस में जाता है? राज्यों को बांटने। बाकी खर्चे सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ऐसी योजनाएं जो केंद्र सरकार अकेले चलाती है, जैसे कि पीएम किसान, आपने सुना पीएम किसान, बहुत डिटेल में पढ़ाया था, पीएम किसान सम्मान निधि, ठीक ना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि पूरा का पूरा पैसा जो है उसका केंद्र सरकार वहन करती है। या फिर अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आपको दिखाया बजट में कि 2 लाख करोड़ का खर्च आने वाला है और पूरा का पूरा केंद्र सरकार वहन करने वाली है। तो ऐसी योजनाएं जो केंद्र सरकार अकेले वहन करती है, ये तीसरा सबसे बड़ा खर्च है, ठीक ना। फिर उसके बाद खर्च आता है बाकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में, यानी कि ऐसे स्कीम्स जिसमें सेंटर भी है और राज्य भी है, दोनों मिलकर जो है वो खर्च कर रहे हैं। तो दे आर नोन एज व्हाट, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये देखिए अलग अलग मंत्रालयों के क्या क्या खर्चे हैं। सबसे ज्यादा कौन से मंत्रालय का खर्च? रक्षा मंत्रालय। ये भी बीटी के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा खर्च एलोकेशन, यानी कि बजट में सबसे ज्यादा पैसा जो है वो कौन से मंत्रालय को दिया गया है? तो सबसे ज्यादा कौन से मंत्रालय को दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, ठीक ना। तो इससे अब लग रहा है क्या कि शायद 2024 से पहले पहले अखंड भारत वाला सपना पूरा हो सकता है क्या? ठीक ना। बात समझ में आ रही है ना? अरे अब हम लोग पीए को लेकर बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं ना। देख नहीं रहे एस जयशंकर साहब की बात आप लोगों ने सुनी होगी ना कि अब तो अब भारत के बारे में बात ना करो, कश्मीर तो भारत का भिन्न अंग है ही, अब बात करो कि पीओके को खाली कब कर रहे हो, ये बताओ, ठीक ना। तो हाँ, लोग कहने वाले तो बहुत लोग बोल रहे हैं ना कि 2024 का इलेक्शन इसी मुद्दे पर लड़ा जाएगा कि हमने पीओके को वापस भारत में मिला लिया है। चलिए कोई नहीं, देखते हैं, हमारे लिए तो अच्छा ही है। ओके, तो सबसे ज्यादा जो है वो एलोकेट किसके लिए किया गया है? वो एलोकेट किया गया है इसके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए। ठीक, अगला है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। अब संरचना निवेश, कैपिटल एक्सपेंडिचर याद है ना, 10 लाख करोड़। अब फिर बाकी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो कि अपने आप में हाईएस्ट है, बताया था बजट में दिखाया था, अभी तक का हाईएस्ट है। और बाकी के बारे में उतना याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, टॉप 3 याद रखिए बहुत है, ठीक ना। कुछ योजनाओं की अलग से बात की गई है जिन योजनाओं पर सरकार ने खर्च बढ़ाया है, बहुत ज्यादा बढ़ाया है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मा वगैरह से संबंधित जो कंपनियां हैं ना, इसमें देखिए पिछले साल कितना था? 100 लाख, 100 था, मतलब ये जो खर्चे जो थे ना वो कितने थे इन रूपी करोड़? 100 करोड़ रुपया जो है वो था खर्च। 100 करोड़ रुपया जो है वो पिछले साल गवर्नमेंट ने फार्मा सेक्टर के लिए एलोकेट किया था, उसको बढ़ाकर इस साल कितना कर दिया है? 1250, यानी कि 12 गुना बढ़ा दिया है, ठीक ना। ये क्या दिखाता है? इनके माध्यम से ये दिखता है कि सरकार जो है वो किस खास किस सेक्टर पर ज्यादा ध्यान दे रही है। अब जरा कुछ सोच के देखिए ना, पिछले साल 100 करोड़ रुपया जो है वो इसके लिए एलोकेट किया था और इस साल सीधे 1200 करोड़ एलोकेट कर रही है। तो इससे आपको इतना तो अंदाजा लग सकता है ना कि इसका मतलब इस साल गवर्नमेंट फार्मा सेक्टर पर ज्यादा बल दे रही है। ये बात समझ में आई? तो एक तो ये योजना हो गई। दूसरा आपको पता होगा जल जीवन मिशन, नाम तो सुना ही होगा जल जीवन मिशन, होमवर्क के रूप में लिख लीजिए, इसको तैयार कर लीजिएगा। जल जीवन मिशन ऑब्जेक्टिव क्या है 2024 तक? पहले तो तक क्या था कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र में हर परिवार को पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी उपलब्ध कराना, ठीक ना, पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना, ये था जल जीवन मिशन का ऑब्जेक्टिव। इसके लिए भी एलोकेशन को बढ़ा दिया गया है, 60,000 करोड़ था उसको बढ़ाकर 70,000 करोड़ कर दिया गया है। डेटा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस इन स्कीम की अलग से चर्चा हुई है तो इसके बारे में बस जान लीजिए, डेटा आपसे नहीं पूछेगा, ठीक ना। अगला क्या है? मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, 2000 करोड़ जो है वो पहले एलोकेट था, इस साल बढ़ाकर उसके लिए कितना कर दिया गया है? 5,0943 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना 48,000 करोड़ था, उसको बढ़ाकर 80,000 करोड़ के आसपास कर दिया गया है, यानी कि लगभग 2 गुना तो नहीं बोल सकते हैं, यानी कि 2.25 गुना कर दिया गया है। अब संरचना निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, आवास दिख रहा है। तो देखिए इनके माध्यम से हमें यह पता चलता है कि सरकार का फोकस किस दिशा में है।
सरकार किस दिशा में काम करना चाह रही है, बजट के थ्रू ये विजन हमें क्लियर होता है। अब देख रहे हैं ना, ये देख के आपको अंदाजा लग रहा है ना, ठीक ना। आगे देखिए, देखिए फेम बताया था ना कल, फेम की बात की थी ना, फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवीज, ईवीज इलेक्ट्रिक व्हीकल के फास्टर एडॉप्शन और मैन्युफैक्चरिंग। एडॉप्शन का क्या मतलब है, लोगों में भी इसको प्रोत्साहित करना, आदत जो है वो हमारा पेट्रोल भरवा के चलने वाला, तो उस आदत को बदलना, यानी कि एडॉप्शन, यानी कि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा एडॉप्ट करें, इसकी डिमांड जो है वो क्रिएट करें, और साथ साथ इसकी मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा देना। इसके लिए भारत में फेम इंडिया कैंपेन या फेम इंडिया कार्यक्रम चलता है, उसके तहत भी जो है वो देखिए बजट एलोकेशन को लगभग दोगुना कर दिया गया, ठीक ना। 3000 करोड़ के आसपास था, 5000 के आसपास कर दिया गया, वही 1.5 गुना से ज्यादा। अगला देखिए, नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। उत्तर पूर्व अभी खूब चल रहा है ना विवाद, मणिपुर, ठीक ना, देख रहे हैं ना, जल रहा है मणिपुर, शूट एट साइट वारंट जो है वो निकला हुआ है, दो कम्युनिटी के बीच में आरक्षण को लेकर जो है वो पूरा विवाद, ठीक ना, वो जो चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट पर क्वेश्चन मेंस वगैरह में पूछे जाने की संभावना ठीक ठाक रहती है हमेशा। तो जब आप लिख रहे होंगे ना, तो उस आंसर में कंक्लूजन लिखते वक्त ये जरूर लिखिएगा कि इस साल के बजट में उत्तर पूर्व के क्षेत्र में अवसंरचना के विकास के लिए अलग से फंड को बढ़ाकर 1419 से बढ़ाकर, मतलब मोटा मोटी 1500 से बढ़ाकर लगभग 1500 से बढ़ाकर लगभग 2500 करोड़ कर दिया गया है, जो कि अपने आप में क्या दिखाता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की दिशा में भी सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। अब बात समझ में आई, ये पॉइंट भी क्लियर है, ठीक ना। तो इस तरह से आप अपनी बातों को रखना सीखिए, इस तरह से आपको अपनी बातें प्रेजेंट करनी होंगी, इन पॉइंट्स को, इन बजट के आंकड़ों को आपको अपने मेंस के आंसर में, पीटी में तो पूछ लिया तो सीधे ठीक ही है, अगर आप जब इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, आप पर्सनैलिटी टेस्ट में पहुंचते हैं, तो आप अपने आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करने के लिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या किया जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, तो आप उस आंसर में ये बात बता सकें कि गवर्नमेंट जो है उस दिशा में काम कर रही है। डोनर, कल हम लोगों ने बात किया था ना, डिपार्टमेंट ऑफ फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी कि उनके विकास के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है। तो इन चीजों को आप यूज कीजिए, इन डेटा फैक्ट को आप यूज कीजिए, खाली वहां पर बतलड़ करने से और जो इधर उधर जो आप पंचायत करते हैं और क्या बोलते हैं जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान से नहीं निकलने वाला है। वहां पर आपको अपने ज्ञान, आप अपने आर्ग्यूमेंट के समर्थन में आपको फैक्ट्स देने होंगे, आपको डेटा प्रूव करना होगा। बात समझ में आ रहा। और जब आप बजट से डेटा अगर कोट कर रहे हैं ना, तो एग्जामिनर के नजर में आपकी इमेज इसलिए भी अच्छी हो रही है, इट शोज दैट यू आर एन अवेयर पर्सन। ये दर्शाता है कि आप जो है वो एक जागरूक नागरिक हैं, आप जो है वो बजट वगैरह पर ध्यान रखते हैं, क्या सब चीजें आपके आसपास घटित हो रही है, नई चीजें वो पता है आपको। और दूसरी बात, बजट से ज्यादा ऑथेंटिक डेटा और क्या हो सकता है इकोनॉमी के लिए। बात समझ में आया। अभी आपको दिखाया ना कि एक बजट से देख रहे हैं कितना हलचल होता है शेयर मार्केट में, लोगों की पर्सनल लाइफ में, ठीक ना, इंटरनेशनल लेवल पर सारी चीजों पर प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए इन डेटा को बार बार रिवाइज करके जो है वो कोशिश कीजिएगा दिमाग में रखने। ठीक, अगला डेटा क्या दिखा रहा है देखते हैं। एग्जैक्ट आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्या दिखा रहा है, रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट का क्या मतलब होता है कि राजस्व प्राप्तियां ये लगातार बढ़ रही है। पीटी वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार क्या कि राजस्व प्राप्तियां जो है वो पिछले 5 साल में लगातार घटी है, तो घटी नहीं है, बढ़ी है, ठीक ना। दूसरी तरफ क्या है, पूंजी प्राप्तियां, कैपिटल रिसीट। जब फिस्कल सिस्टम पढ़ाऊंगा ना, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, राजस्व प्राप्तियां क्या होती है, कैपिटल रिसीट क्या होती है, एक लाइन में समझ लीजिए। राजस्व प्राप्ति किसको कहते हैं, राजस्व प्राप्ति वो प्राप्ति होती है जिसके बदले में आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा होता है, ये प्राप्ति में आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा होता है। जैसे मान के चलिए हर महीने जो सैलरी आ रही है वो आपकी राजस्व प्राप्ति हुई, ठीक ना। या फिर मान के चलिए घर गए, पापा का पैर छुए, दादी माँ का पैर छुए, तो जो गुर लगाई मिला ना, वो राजस्व प्राप्ति हुई आपकी, ठीक ना। तो दीज आर राजस्व प्राप्ति, रेवेन्यू रिसीट। सिमिलरली जब हम गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, तो गवर्नमेंट का जितना टैक्स कलेक्शन है, गवर्नमेंट का जितना सर्विस चार्ज है, या फिर मान के चलिए जितना पेनल्टी वगैरह गवर्नमेंट को मिलता है, आपने कुछ रोड उसने हाथ दिया, आपने हुर्र करके निकाल लिया, तो जो चालान कटा ना वो तो गवर्नमेंट के पास गया ना। तो दीज टाइप ऑफ रिसीट्स आर व्हाट, दीज आर रेवेन्यू रिसीट, इनको राजस्व प्राप्ति कहते हैं।
दूसरी तरफ कैपिटल रिसीट यानी कि पूंजी प्राप्ति। पूंजी प्राप्ति किसको कहते हैं कि पैसा तो मिल रहा है लेकिन उस पैसे के बदले या तो आपके ऊपर देयता उत्पन्न हो रही है या नहीं तो आपकी संपत्ति में कमी आ रही है। जैसे कि मान के चलिए मुझे पैसा चाहिए, मैंने बैंक से लोन ले लिया, तो प्राप्ति तो हो गई, मुझे पैसा तो मिल गया, लेकिन उसके कारण मेरे ऊपर देयता उत्पन्न हो गई, मेरे ऊपर लायबिलिटी कि अब मुझे इंटरेस्ट के साथ चुकाना होगा। तो these type of collection are what known as, these type of receipts are known as कैपिटल रिसीट। इनको पूंजी प्राप्ति कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए मुझे पैसा चाहिए था, मैंने अपने किसी दोस्त से या कहीं से पैसा लिया। ऐसे ही गवर्नमेंट क्या करती है, बोरोविंग करती है। दिखाया था ना, गवर्नमेंट बोरो करती है ना, हम लोगों से बोरो करती है बॉन्ड के जरिए, या वर्ल्ड बैंक वगैरह से, बैंकों से, अलग अलग जगहों से बॉन्ड बोरो करती है ना, तो वो सारी क्या हो गई, कैपिटल रिसीट। दूसरी तरफ अगर आपको पैसा चाहिए और उस पैसे के लिए आपने क्या किया, अपनी संपत्ति बेच दी। जैसे मान के चलिए मुझे पैसा चाहिए था, मैंने अपनी जमीन बेच दी, तो पैसा तो आ गया लेकिन मेरी संपत्ति में कमी उत्पन्न हुई ना, तो उसको भी किसमें कंसीडर करते हैं, उसको भी कैपिटल रिसीट में कंसीडर करते हैं, पूंजी प्राप्ति में। ठीक ना। जैसे कि मान के चलिए क्या कि मुझे आईफोन चाहिए था, पैसा नहीं था, मैंने क्या किया, यहाँ पर चीरा लगवाया। बात समझ में आया। तो क्या हो गया, मेरी संपत्ति में कमी उत्पन्न हो गई ना, तो मेरी जो संपत्ति कम हो गई ना, अरे मतलब किडनी बेचा तो जो संपत्ति में जो कमी उत्पन्न हुई, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पूंजी प्राप्ति, इसको क्या कहेंगे, कैपिटल रिसीट। जैसे कि सरकार क्या करती है, मान के चलिए सरकार को यदि पैसे की आवश्यकता है और सरकार यदि उसके लिए अपनी कंपनी बेच दे रही है या सरकारी प्रॉपर्टीज बेच दे रही है, तो इस तरह के खर्चों, इस तरह की प्राप्तियों को क्या कहा जाएगा, कैपिटल रिसीट। बात समझ में आया। तो देख लीजिएगा पीटी में क्वेश्चन किस तरह का आएगा, ट्रेंड बेस्ड। तो आप ये देख लीजिएगा कि रेवेन्यू रिसीट भी बढ़ रहा है और कैपिटल रिसीट भी बढ़ रहा है। रेवेन्यू रिसीट यदि ज्यादा बढ़ रहा है तो ये अच्छा होता है, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है। ठीक, ये क्या होता है, ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है। कैसे अच्छा होता है, क्यों, क्योंकि इसके कारण आपके ऊपर कोई देयता उत्पन्न नहीं होती है, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी उत्पन्न नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड जो पूंजी प्राप्ति होती है, जो कैपिटल रिसीट होती है, ये आपके ऊपर देयता उत्पन्न करती है या आपकी संपत्ति में कमी उत्पन्न करती है, अच्छा नहीं माना जाता है। अब जरा सोच के देखिए ना, ठीक है आज तुम्हारे पास जमीन था तो तुमने बेच लिया, कल फिर बेचोगे, परसों फिर बेचोगे, कभी तो जाके खत्म हो जाएगा ना। उस टाइम जो है वो कैसे अपनी जरूरतों को पूरा करोगे। तो इसीलिए पूंजी बेच बेच कर या फिर मान के चलिए जमीन बेच बेच कर या एसेट बेच बेच कर पैसा कमाना इज नॉट अ गुड थिंग, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक, तो खैर आप ये ध्यान रखिएगा, बहुत डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना। सिमिलरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बढ़ना जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है, तेजी से बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ये मतलब है कि तुम्हारे खर्चे जो है ना वो हर साल वाले जो खर्चे हैं, जैसे कि खाने पचाने में, कपड़े लत्ता में, इस तरह में खर्च कर रहे हो। क्या होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा खर्च कैपिटल में होना चाहिए, कि मान के चलिए मैं निवेश कर रहा हूँ, मैं कुछ जो है वो स्किल सीख रहा हूँ। ऐसे ही गवर्नमेंट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में निवेश ज्यादा करे तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन भारत में हमें क्या देखने को मिलता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है, फिर घटा है, फिर बढ़ा है। यहाँ स्टेटमेंट देख लीजिएगा, यूपीएससी आपको फंसाने के लिए क्या बोलेगी कि प्रभावी राजस्व खर्च जो है वो निरंतर बढ़ा है, तो निरंतर नहीं बढ़ा है। दिख रहा ना, नहीं यहाँ करेक्शन कीजिए थोड़ा सा, निरंतर ही बढ़ा है। क्यों निरंतर बढ़ा है, बात को जरा समझिएगा, निरंतर क्यों बढ़ा है, क्यों, क्योंकि एक बार के बजट में 3 साल के डेटा होते हैं। इस साल के बजट में 3 साल के डेटा होते हैं। देखिए 2022 का एक्चुअल डेटा, 2023 का रिवाइज्ड एस्टीमेट। रिवाइज्ड एस्टीमेट का क्या मतलब है कि बजट आया है 1 फरवरी को, 1 फरवरी में 2023 वाला साल पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि साल एंड तो होगा मार्च, 31 मार्च को, तो यानी कि 2 महीने का भी और डेटा बचा हुआ है ना, तो इसीलिए हम बोलते हैं रिवाइज्ड एस्टीमेट। ठीक ना, पूरा एग्जैक्ट डेटा नहीं है। और 2024 के लिए बजट एस्टीमेट, यानी कि 2024 में क्या होने वाला है, तो ये निरंतर ही बढ़ा है। ये दोनों एक ही डेटा है। इसमें बजट में अनुमान था कि 10.7, लेकिन कितना हुआ है 10.5, तो निरंतर बढ़ा ही है। यानी कि एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, तो निरंतर बढ़ ही रहा है। ठीक ना, तो इफेक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का बढ़ना जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है। यहां तक बात समझ में आई, ठीक ना। तो ये है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर से संबंधित प्रोविजन, और इसी के साथ क्या होता है, हमारा बजट समाप्त होता है। क्लियर हुआ, हाँ
इतना डिटेल में आप लोगों को बजट समझाया है, ईच एंड एवरी पॉइंट। अब अगर बजट से क्वेश्चन आए ना तो गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा। पर इनफैक्ट मैं बताऊं, ये पॉइंट्स जो है ना, ये आपको आपके मेंस में भी बहुत हेल्प करने वाले हैं। जब आप आंसर लिख रहे होंगे ना, तो वहां पर अगर आप बजट को कोट करते हैं ना, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। इंप्रेशन ही नहीं पड़ता है, आप अपने मुद्दों को, आप अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई करने के लिए, आप अपने आर्ग्यूमेंट, आप अपने जो भी आपने तर्क दिए हैं, आप उन तर्कों को जस्टिफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं एक क्या बोलते हैं, बजट के आंकड़ों को। ठीक ना, बजट के आंकड़ों को उनके लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। अब जरा यहाँ पर देख लीजिए एक चीज और, थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिए कि भारत में जो है वो बजट और इकोनॉमिक सर्वे बनाने की जिम्मेदारी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की होती है। आर्थिक विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक ना, 6 हो गए हैं अब। ठीक ना, एक और ऐड हो गया है वित्त मंत्रालय में, 6 विभाग हो गए हैं। तो कोई नहीं, अब बात को यहां समझिए, मैं जो दिखाना क्या चाह रहा था, इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे को जो है वो भारत का जो प्रमुख वित्तीय सलाहकार होता है ना, वो प्रेजेंट करता है, वो वित्त मंत्री नहीं प्रेजेंट करते हैं इकोनॉमिक सर्वे को। ये देखिए वी नागेश्वरन, जो वर्तमान में जो है ना भारत के जो वित्तीय सलाहकार हैं, ये प्रेजेंट करते हैं। और बजट को कौन प्रस्तुत करता है, ये देखिए ये है। ठीक ना, इन्होंने प्रेजेंट किया। और बजट को कौन प्रस्तुत करता है, बजट को प्रस्तुत करता है जो भारत का वित्त मंत्री होता है। ये बात भी समझ में आ गई। ठीक ना, दिखा देता हूँ, 6 हैं डिपार्टमेंट्स अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एक को जो है वो 2018-19 में जोड़ दिया गया था, डिपार्टमेंट्स डिपार्टमेंट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। खुलेगा तब तो। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफिशियल, देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय से संबंधित विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स आर्थिक मामलों से संबंधित, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व से संबंधित, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस यानी कि वित्तीय सेवाओं से संबंधित, दीपम पढ़ा रखा है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, बताऊंगा जब इंडस्ट्री पढ़ा रहा हूंगा ना, बताऊंगा सारा डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह की, कौन बेचना है, किसको खरीदना है, कहां बेचना है, ये सारा सुझाव यही देती है। और लास्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। ठीक ना, तो 6 डिपार्टमेंट है वो है इसके अंतर्गत। इसी में ये जो डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, यही जो है वो क्या करता है, यही इकोनॉमिक सर्वे और बजट का निर्माण करता है। ठीक ना, बजट निर्माण का काम जो है ना वो अक्टूबर वगैरह से ही शुरू हो जाता है। अक्टूबर वगैरह से ही क्या है, अलग अलग मंत्रालयों से मांगा जाता है कि अगले साल तुम्हारे क्या खर्च हैं, क्या खर्च होने की संभावना है, वो सब दो, उन सब पर जो है वो काम चलता है। वो अपना खर्च बताते हैं, फिर ये लोग जो है बैठ कर डिस्कस करते हैं कि नहीं तुम ज्यादा पैसा मांग रहे हो, इतने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पिछले साल तो तुम्हारा इतने में खर्च चल गया था। तो इस तरह की जो है वो बातें होती है। ठीक ना, फिर उसके बाद 20-22 जनवरी तक आते आते क्या हो जाता है, पूरा बजट बन के तैयार हो जाता है। फिर क्या किया जाता है, जितने भी लोग बजट पर काम कर रहे थे उन सबको सील कर दिया जाता है। उन सबको सील करने का क्या मतलब है, सबका मोबाइल वगैरह सब जब्त हो जाता है। क्यों, क्योंकि बजट में इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है ना कि एक इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आदमी बहुत सारा पैसा कमा सकता है। देख रहे हैं ना शेयर मार्केट में कितना उतार चढ़ाव होता है। इसलिए क्या होता है, जैसे ही बजट बन के तैयार हो जाता है ना, जितने भी लोग इससे संबंधित थे उन सबको सील पैक कर दिया जाता है। ठीक ना, घर भर जाना सब कुछ नहीं, अंदर रहना है, मोबाइल फोन सब सीज हो जाता है। ठीक ना, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो सके। फिर उसके बाद आप लोगों ने सुना होगा हलवा सेरेमनी वगैरह होता है, और जब बजट प्रस्तुत हो जाता है उसके बाद ही उन लोगों को फिर आजाद किया जाता है। इतना ज्यादा सेंसिटिव, इतना गोपनीय है। क्यों, आप देखा ना आपने, एक न्यूज पर, एक खबर पर 15% शेयर गिर रहा है। ऐसे ही कुछ शेयर जो है वो 15% जंप भी कर रहे होंगे। तो जरा सोच के देखिए, यदि किसी को पहले से पता चल जाए कि ऐसा कुछ बजट में आने वाला है तो पहले से शेयर खरीद के बैठ जाएगा, एक दिन में जो है वो इतना इतना पैसा कमा लेगा। तो इस तरह की चीजों को रोकने के लिए, ताकि इसका जो है कोई दुरुपयोग ना करे, इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो ये था हमारा पूरा बजट, हमने बहुत विस्तृत रूप से बहुत डिटेल में पढ़ा है।
ठीक ना। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है वो बार बार रिवाइज कीजिएगा और इन मुद्दों को जो है वो समझने की कोशिश कीजिएगा, पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करके दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिएगा, रटिएगा नहीं, मल्टीपल टाइम पढ़िएगा, अपने आप याद हो जाएगा। और बस इतना भरोसा रखिएगा कि पीटी में जब भी जाइएगा तो आपके आंखों के सामने सही आंसर मौजूद होगा। याद आ रही है पहले दिन की क्लास मैंने बताया था ना कि पीटी जो होता है ना वो नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, वो रिकॉग्निशन टेस्ट होता है कि क्या आप सही आंसर को पहचान पा रहे हैं कि नहीं, आपकी आंखों के सामने ही सही आंसर होता है। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ रखा होगा एक दो बार तो आप जरूर उस ऑप्शन को देखकर पॉइंट आउट कर लीजिएगा, ठीक ना। तो बैठ के रटने के चक्कर में नहीं रहिएगा, मल्टीपल टाइम समझ के पढ़िए, अपने आप याद हो जाएगी चीजें, ठीक ना। तो इसी के साथ हमारे बजट का होता है समापन और हम लोग अगली क्लासेस से क्या स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्री चैप्टर, ठीक ना। तो तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।